जो लोग रिलेशनशिप में हैं बट फिर भी वो चीट करते हैं, मतलब लाइक दे डेट, स्टिल दे हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। इनको पेरेंट्स का लव ना बहुत अच्छे से नहीं मिला होता है। बड़े इनकंसिस्टेंट पेरेंट्स होते हैं इनके, कभी अवेलेबल थे कभी नहीं थे। तो ओके। ये लोग ना बहुत ही लव डिप्राइव्ड होते हैं। 9 साल की एज में उनके घर के नौकर ने उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ था। घर के नौकर ने ही छत पे ले जाकर उनको इस तरह से सेक्सुअली काफ़ी दिनों तक बुरा एक्सपीरियंस दिया। एक्चुअली अब्यूज चाइल्ड, यस 72 इयर्स ओल्ड यस लेडी, अभी तक वो होल्ड किया हुआ उन्होंने। होल्ड किया हुआ था। क्लाइंट थी, उसके 3 डाइवोर्स हो गए। उसके फादर जो है ना बहुत ही कंट्रोलिंग एल्कोहलिक थे और हमेशा अपनी मदर को उसने पिटते हुए गालियाँ खाते हुए ही देखा है उसने। राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड टिल वी डाई सब कुछ रिकॉर्ड होता रहता है और वो हमें हमारे जो रिएक्शंस हैं, बात करने का तरीका है, उसमें रिफ्लेक्ट करता रहता है पूरी लाइफ। क्योंकि अच्छा। आपके शुरुआती 8 साल आपके जीवन के आगे के 80 साल तय कर देते हैं। चाहे आप बात बेबात झूठ बोलते हो, हाँ, आप हाँ, किसी बात से डर जाते हो, आप हाँ। डिसीजन ना ले पाते हो, आप अपनी रिलेशनशिप में बार बार चीट कर रहे हो, पार्टनर्स चेंज कर रहे हो, कुछ भी है, सबके लिंक्स आपके अंदर हैं। इनर चाइल्ड सबके अंदर होता है, किसी का हैप्पी और किसी का वुंडेड। ओके। ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर इमोशनल मेमोरी सेंटर नहीं होता, सबके अंदर होता है। उसकी मदर इन लॉ सच में बहुत बड़ी नार्सिसिस्ट थे। हस्बैंड के बीच में भी झगड़ा कराने लगी है। मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उससे भी मेरी बॉन्डिंग खराब होने लगी है और सबके पीछे जो रोल प्ले कर रही है इंपॉर्टेंट, वो मेरी मदर इन लॉ कर रही है। लव बॉम्बिंग। इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग फेज में एक पर्सन आपको ज़रूरत से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, बड़ा एप्रिसिएशन, गिफ्ट से ओवरलोड, आपको टाइम देना। दोनों ने मिलकर पता नहीं कौन से सास बहू के सीरियल देखते थे, प्लानिंग बनाई कि इसको ना पागल साबित कर देते हैं। तो क्या करता था हस्बैंड खुद किचन में जब वो खाना बनाती थी तो जाकर नमक, कभी मिर्च, इस तरीके से और ऐड कर दिया। वो डाउट कर नहीं सकती कि मेरा हस्बैंड ही मेरे साथ ये गेम खेल रहा है। उसके दिमाग में नहीं आ रही उसके होगी। तो दिमाग में आ ही नहीं रहा था। प्यार कर कर दिखाता था कि जैसे वो अगर पागल भी हो गई बिल्कुल तब भी वो उसे छोड़ेगा नहीं। अच्छा, लव बॉम्बिंग और गैसलाइटिंग दोनों का दोनों इस्तेमाल एक कर साथ रहे चल हैं। रही थी उसके साथ इस तरीके से। हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम कैसे बच्चे जो हैं आगे सोसाइटी को देने वाले हैं, क्योंकि यही बच्चे जाके आगे या तो अच्छे इंसान बनेंगे या मैनिपुलेटर्स बनेंगे या चीटर्स बनेंगे। हाय, वेलकम टू द ULC, द अल्टीमेट लाइफस्टाइल चेंज। मैं हूँ प्रियंका, द होस्ट एंड द प्रोड्यूसर ऑफ दिस पॉडकास्ट। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बेहद ज़रूरी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, शैडो वर्क और इनर चाइल्ड। इनर चाइल्ड हमारे अंदर छुपा हुआ ऐसा इमोशनल, आप कह सकते हैं एक सेंटर है, एक जगह है जो हमारे बचपन से लेकर आज तक हमने जो भी इमोशनल एक्सपीरियंसेस किए लाइफ में, वो हमारे अंदर रिफ्लेक्ट करते हैं हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ में। अब आप सोचेंगे कि इनर चाइल्ड मेरा क्या है क्या नहीं, इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं इस कॉन्सेप्ट को क्यों जानूँ। इस कॉन्सेप्ट को जानने से आपकी लाइफ में बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। जैसे कि आपने कई बार सोचा होगा कि यार मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं उस इंसान पे क्यों चिल्लाया, मेरे को तो ऐसा करना ही नहीं था। तो ये सब आपका इनर चाइल्ड, आपकी शैडो आपको ऑपरेट करती है। आपकी लाइफ का 95% रिएक्शन, एंगर, फियर, आपके रिलेशनशिप्स आपका इनर चाइल्ड हैंडल करता है। आपकी जो कमांड है वो आपके शैडो के हाथ में है। और अगर आप अपने इनर चाइल्ड पे काम कर लेते हैं तो आपको लाइफ में बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी, आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ जाएगी, आप मेडिटेशन कर पाएंगे, आप लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएंगे और आपके रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे चलने लग जाएंगे अगर आप अपने अंदर के इनर चाइल्ड को समझ लें। क्योंकि ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, दोनों को ही जानना आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद है। इमोशनल इंटेलिजेंस रिक्वायर्स डीप सेल्फ अवेयरनेस, which is what we are here to discuss today with our special guest, Dr. Kashika Jain. बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच प्रियंका। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। एंड जो हमारा पहला एपिसोड था मैम, वो बहुत पसंद किया गया है और लोगों की रिक्वेस्ट पे आई हैव रिक्वेस्टेड यू टू डू अ पार्ट 2 विद अस। थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग इट। सो मैम, आज हम इनर चाइल्ड और शैडो वर्क के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपसे भी जब मैंने पूछा तो आपने कहा कि इमोशनली सेंसिटिव लोगों का या फिर मैनिपुलेटर्स कोई भी हो, सबका कोई एक इनर चाइल्ड वूंड होता है, एक चोट होती है जिसको हम हील कर सकते हैं। तो इस पे ही आज बात करेंगे मैम। सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस पे मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता आखिर क्या होता है? देखिए, इसमें ना 2 वर्ड्स हैं। सेल्फ यानी कि हम खुद की बात करें, स्वयं की बात करें, और अवेयरनेस का मतलब है जागरूकता। यानी कि जहाँ पर हम उस माइंड के लेवल से ऑपरेट कर रहे हैं जहाँ पर हमारे अंदर
क्या चल रहा है जो दूसरा नहीं देख पा रहा, दूसरा नहीं सुन पा रहा, लेकिन हम उसे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और डिटैच्ड हैं उससे। यानी कि हम बायस नहीं है उस वक्त, हम अपने जो डार्क साइड है उसको भी विटनेस कर रहे हैं, उसको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं हम, और उसको भी हम चेंज करने के लिए, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक रेडीनेस को अपने अंदर सेंस कर पा रहे हैं। हम अपनी बॉडी के प्रति भी, माइंड के प्रति भी, मतलब अपने होल बीइंग के प्रति एक अवेयरनेस स्टेट में है, जहाँ पर हम डिनायल से कम्प्लीटली बाहर आ चुके हैं। क्योंकि यूजुअली लोगों में क्या होता है कि लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि वो अपने आप को जानते हैं, पर वो अपने उतने ही पार्ट को जानते हैं जितना वो जानना चाहते हैं, या दूसरों के सामने शो करना जानते हैं, या दूसरों ने उनको एक्नॉलेज किया हुआ होता है। राइट। हर इंसान अपने आप को भी पूरी तरीके से नहीं जानता। जब हम सेल्फ अवेयरनेस की बात कर रहे हैं तो हम अपने माइंड के भी और हर उस लेवल के बारे में भी नॉलेज रखने की बात कर रहे हैं जिससे अभी तक हम अनजान थे। ओके। तो सेल्फ अवेयर अगर कोई पर्सन हो गया तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी नेगेटिव साइड कह लीजिए, डार्क साइड कह लीजिए, उसके प्रति अवेयर भी है। और जब आप अवेयर हो जाते हैं तो एक्सेप्ट करना भी बहुत आसान हो जाता है, और फिर आप अपने एक्शन से उसे ट्रांसफॉर्म करने के लिए भी ज़रूर एफर्ट्स डालते हैं। तो अवेयरनेस पहला स्टेप होता है। तो सेल्फ अवेयर हम उस इंसान को कहेंगे जो अपनी कमियों के बारे में भी अवेयर है, ना कि सिर्फ अपने जो पॉजिटिव साइड है उसके बारे में अवेयर है। ओके, राइट। तो मैम, इनर चाइल्ड हीलिंग या इनर चाइल्ड वुंड्स एंड शैडो वर्क, क्या ये दोनों सिमिलर कॉन्सेप्ट हैं, और ये है क्या आखिर? देखिए, जो इनर चाइल्ड वर्क है या शैडो वर्क कह देते हैं हम उसे, तो एक ही बात है। इनर चाइल्ड हीलिंग ज़्यादा पॉपुलर वर्ड है, मतलब लोग उससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, लेकिन शैडो वर्क भी वही होता है। यानी कि हमारी वो डार्क साइड जिसे अभी तक हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, या ऐसा मानो कि हमें उसके बारे में पता ही नहीं था कि हमारे साथ जो भी इश्यूज हो रहे हैं उसकी असली वजह क्या है। और जब तक हमें पता ही नहीं है कि हमारा इनर चाइल्ड हर्ट है, वोंडेड है, और हमारे साथ जो हो रहा है, जैसे बात बात पे किसी इंसान को गुस्सा आ जाता है, कोई इंसान है बात बात पर बहुत गिल्ट महसूस करता है, बहुत शेम महसूस करता है, वो चाहता तो है कि कुछ स्टेप ले, लेकिन कोई है अंदर की आवाज़ जो उसे रोक रही है। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो वो तो अभी अनअवेयर स्टेट में है। राइट। लेकिन अगर वो अवेयर हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है मेरे साथ, क्योंकि अगर कोई दूसरा इंसान जो सोचता है उसके लिए स्टेप ले लेता है, और मैं सोचने पर ही अटक गई, और मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रही हूँ, तो यानी कि कोई तो है जो मेरे को रोक रहा है, क्योंकि बाहर तो मुझे सब कह रहे हैं कर लो हो जाएगा, लेकिन मेरे अंदर है कोई जो कि मुझे रोक रहा है। कौन है वो है हमारी इमोशनल मेमोरी, जिसे हम कहते हैं हमारा इनर चाइल्ड। यानी कि वो कोई फिजिकली बैठा हुआ चाइल्ड नहीं है हमारे अंदर, वो हमारे एक साइकी लेवल पर है, हमारा इमोशनल मेमोरी सिस्टम, जिसमें हमारे बहुत सारी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स हैं, हमारे सप्रेस्ड इमोशंस हैं, जो भी हमें क्रिटिसाइज़ किया गया, जिस चीज़ के लिए भी हमें रोका टोका बांधा गया और उस पर हमने अच्छा फील नहीं किया, वो सारी की सारी सप्रेस्ड चीज़ें मिलकर ना हमारे इनर चाइल्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। ऐसे कहते हैं हम ये इनर चाइल्ड है हमारा, जो अंदर से हर्ट है। लेकिन वहीं पर ही इससे ऑपोजिट किसी को बहुत प्रेज मिला, एक्नॉलेजमेंट मिला, उसे मोटिवेट किया गया, और उसको बहुत अच्छी पेरेंटिंग मिली, तो इनर चाइल्ड उसके अंदर भी बनेगा, वो भी इमोशनल मेमोरी सिस्टम होगा, लेकिन उसका इनर चाइल्ड वुंडेड नहीं होगा, हर्ट नहीं होगा। उसका इनर चाइल्ड जब वो बड़ा हो जाएगा उसके साथ उसके फेवर में काम करेगा। लेकिन जिसका हर्ट होगा, जिसका वुंडेड होगा, वो उसके मतलब उसे प्रोटेक्ट करेगा। वो ऐसा लगे कई बार कि हमारे ही अगेंस्ट काम कर रहा है, लेकिन वो हमारे अगेंस्ट काम नहीं कर रहा, वो हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। वो हमें रोक इसलिए रहा है क्योंकि हम दोबारा से वो अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस ना फिर से कर लें। हमारा वो एक बुरा सा एक्सपीरियंस, हमारी बेइज्जती ना हो जाए किसी के सामने, है ना, तो हमारा सर ना झुक जाए, वो हमें रोकने की कोशिश कर रहा है। इसलिए वो हमें अंदर से 100 रीजनिंग दे रहा है, तुम ये काम क्यों मत करो, या इससे रिलेशनशिप आगे मत बढ़ाओ। वो अंदर से जो नेगेटिव आपके बार बार आप सुनते हैं ना सजेशंस, वो इनर चाइल्ड ही भेज रहा होता है। अच्छा, मतलब क्योंकि वो आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। ओके। सो कॉन्शियसली, मतलब लाइफ में हमारे साथ जो भी हुआ, जो इमोशंस, इवेंट्स या लोग हमें मिले, उन्होंने कुछ बोला, तो वो कहीं ना कहीं स्टोर्ड है, हम भूलते नहीं हैं। बिल्कुल स्टोर्ड है। और हमारा इनर चाइल्ड ना बेसिकली हमारे पेरेंट्स जो है ना बनाते हैं। जैसे हमारे माँ बाप ने हमें जन्म दिया है, तो हमारे इनर चाइल्ड को भी वही बनाने वाले होते हैं। क्योंकि एक बच्चा किसके इन्फ्लुएंस में सबसे ज़्यादा रहता है? माँ बाप के। राइट। वो हर चीज़ के लिए, हर एक्ट से पहले, हर एक्ट के दौरान, हर एक्ट के बाद अपने माँ बाप की तरफ ही ज़्यादा देखता है। अगर माँ बाप नहीं है तो जो भी केयर गिवर्स हैं
दादा दादी के साथ पला है, नाना नानी के साथ पला है, बड़े बहन भाइयों ने पाला है, जिससे भी मतलब जो भी उसके प्राइमरी केयर टेकर्स हैं, हाँ. तो वो उनकी तरफ ही देखता है, काम करने से पहले भी, काम करने के दौरान भी और काम करने के बाद भी। उन लोगों के कैसे रिएक्शंस थे, उनका कैसा फीडबैक था, उन्होंने पनिश किया या उन्होंने रिवॉर्ड दिया, या वो बिल्कुल न्यूट्रल रहे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, ये सब चीज़ें, वो कितना इमोशनली अवेलेबल थे, उन्होंने किस तरीके से उसको डेमोन्स्ट्रेशन दिया कि सिचुएशंस को, इवेंट्स को, लोगों को कैसे हैंडल किया जा सकता है। तो उस सब से बच्चा सीखता गया, क्योंकि उसका अपना कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे डेवलप होता है। जो हमारा कॉर्टेक्स ब्रेन है, वो जन्म के बाद धीरे धीरे उसमें प्रोग्रामिंग होती है। तो बच्चा पहले सबकॉन्शियस स्टेट में ही होता है, तो वो एक स्पॉन्ज की तरह होता है कि सब चीज़ें एब्जॉर्ब करता रहता है वो। उसमें कोई गलत सही का फिल्टर नहीं होता, वो तो फिल्टर तो बाद में डेवलप होता है। तो वो जैसा भी उसको बताया जा रहा है, अगर उसे एक गलत बात के लिए भी अप्रिशिएट किया गया, सपोज बच्चे ने झूठ बोला और सपोज किसी ने बोला अरे कोई बात नहीं, जो है ना झूठ तो चलता है, या अच्छा वो तूने बोल दिया, अच्छा वो तूने बोल दिया, तूने सबको बचा लिया, कुछ भी इस तरीके से बोल दिया, अप्रिशिएट कर तो दिया उसको लगा झूठ बोलना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसको अपनी तो विजडम नहीं थी ना उस वक्त कि झूठ बोलना गलत बात है, उस तो बाद में डेवलप होगा। लेकिन अंदर उसकी प्रोग्रामिंग क्या कर दी किसी ने कि झूठ बोलना सही है, झूठ बोलने से बहुत सारे काम बन गए, बच गए हम। तो उसको क्या लगेगा अंदर से कि झूठ बोलना सही होता है। अब वो धीरे धीरे बड़ा होगा, अब उसे पता चलेगा कि नहीं, झूठ बोलने पे पकड़े जाने पर तो बड़ा पनिशमेंट भी मिलता है, बड़ी इंसल्ट भी होती है, किसी भी रूप में पनिशमेंट मिल सकता है, चाहे वो इंसल्ट के रूप में, पेनल्टी हो, कुछ भी हो। लेकिन अंदर जो उसकी प्रोग्रामिंग हुई हुई है, क्योंकि वो उसकी फाउंडेशनल प्रोग्रामिंग है, राइट, तो वो अंदर से ना एक उसका हिस्सा ये कहेगा कि झूठ बोलना सही होता है, झूठ ऐसे बोलो कि किसी को पता ना चले, तुम पकड़े ना जाओ। ऐसा नहीं है कि झूठ बोलना गलत है, लेकिन झूठ बोला और तुम पकड़े गए, तभी तो प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। लेकिन अगर तुम पकड़े ही नहीं गए तो सही है। तो ऐसा बच्चा धीरे धीरे मैनिपुलेटर भी बन जाता है, अच्छा झूठ बोलने वाला बन जाता है। क्योंकि उससे रिवॉर्ड जुड़ा हुआ है ना, एप्रिसिएशन जुड़ा हुआ है। जिस भी चीज़ से कोई रिवॉर्ड जुड़ा हुआ होता है, एप्रिसिएशन जुड़ा हुआ होता है, वो हमें गलत कहाँ लगती है। और हम कहते भी हैं कि स्ट्रिक्ट पेरेंट्स रेज अ गुड लायर। यस, वेरी ट्रू। जितने भी स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होते हैं, वो बच्चों को ट्रेन कर देते हैं झूठ बोलने में, मैनिपुलेशन करने में। वो बच्चों को सुधार नहीं पाते, क्योंकि डर से आप किसी को दबा सकते हो, किसी को बदल नहीं सकते, किसी को सुधार नहीं सकते। और ओवर प्रेज भी यही काम करती है, वो भी एक बच्चे को ख़राब कर देती है। अगर एक बच्चे को ज़रूरत से ज़्यादा ओवर प्रेज किया गया, उसको बहुत ज़्यादा यस यस कहा गया हर चीज़ के लिए, ओवर पैम्पर्डनेस उसको नार्सिसिस्ट भी बना सकती है। ओके सो मैम, जैसे जो अडल्ट्स हैं वो कैसे पता करें कि हमारे अंदर कोई इनर चाइल्ड है जो हर्ट है या दुखी है? कोई प्रैक्टिकल तरीका जिससे हम समझ सकें खुद को? डे टू डे बेसिस पर हमें बहुत सारे साइंस मिलते हैं। जैसे अगर हमें अंदर से अनडिजर्विंग फील होता है, बाहर से हम सब अच्छे से कर रहे हैं, लोग आकर हमें एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन हमारे अंदर की वॉइस ना हमें ये बोलती है कि नहीं, ये तो हो गया काम, पता नहीं कैसे हो गया। आप अपने आप को डिजर्विंग नहीं मान रहे हैं। आपको हमेशा से ना अपने अंदर कुछ कमी लग रही है, ऐसा कि जो ये लोग मेरे बारे में सोच रहे हैं शायद वो सही नहीं है। अच्छा, मतलब आप अपने अंदर ना एक अधूरापन महसूस करते रहते हैं। तो यानी कि आपका इनर चाइल्ड अभी भी वुंडेड है, कुछ तो है ऐसा जिसके बारे में आप पूरी तरीके से अवेयर नहीं है। आप बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट हो गए हैं। आपको एकदम से ये रहता है कि सब चीज़ें मैं फिक्स कर दूँ। आप रिलेशनशिप में भी ना हर समय या तो विक्टिम का रोल ले लेते हैं या रेस्क्यूअर का रोल ले लेते हैं आप, या आप अवॉइडर बन जाते हैं। आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, आप वर्क में सब कुछ एक्सेल कर रहे हैं, लेकिन अंदर से एक खालीपन सा ही आपको महसूस होता है। आपको ऐसा लगता है लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं है। आप छोटे छोटे डिसीजंस लेने में बहुत डिले कर देते हैं। आप बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हैं बात बात पर। सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन आपको पता नहीं कि आप खुश क्यों नहीं है। ये सारे बहुत ही कॉमन साइंस होते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि हमारे अंदर कुछ तो दिक्कत है। हमें ना समझ में नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम क्या है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है। आप छोटी छोटी बातों पर ट्रिगर हो जाते हैं। बात बात पर आपको एकदम से गुस्सा आ जाता है, या आप ना एकदम से डर जाते हैं और एकदम से आप ना दबने की सोचने लगते हैं कि आपको लगता है नहीं, सब सही रहना चाहिए, कुछ खराब नहीं होना चाहिए, अपने आप को ही पीछे कर लो। तो ये सारे बहुत ही कॉमन साइंस होते हैं, जिससे ये आपको सिग्नल मिलते हैं कि आपके अंदर का जो इनर चाइल्ड है, क्योंकि इनर चाइल्ड सबके अंदर होता है, किसी का हैप्पी और किसी का वुंडेड।
ओके ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर इमोशनल मेमोरी सेंटर नहीं होता, सबके अंदर होता है। ओके लेकिन जिनका हैप्पी है उन्हें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन है, उनके तो अंदर से मोटिवेशन किक आ रहा है और उनका इनर चाइल्ड उनको सपोर्ट कर रहा है, यानी कि Right. उनकी पॉजिटिव जो है ना इनर वॉइस है। ओके लेकिन जिनका वुंडेड है उनकी नेगेटिव इनर वॉइस है। तो इनर चाइल्ड तो सबके अंदर है, अच्छा लेकिन अगर आपका वुंडेड है तो आपको हाँ इस तरीके के कुछ कॉमन साइंस मिलेंगे। ओके 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 मैम आज का जो इंडियन है या यूथ है वो इतना इमोशनली ड्रेन्ड फील कर रहा है, इमोशनली वीक फील कर रहा है, सो आर वी इमोशनली अंडर इज देयर एनीथिंग विच वी आर लैकिंग एज अ जनरेशन? बिल्कुल, आज जो है आप देखिए कि मोस्टली जो है न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं हाँ और दोनों ही जो पेरेंट्स हैं बच्चे के वो वर्किंग हैं, और अगर घर में भी हैं तो टाइम कितना देते हैं। जब तक हम किसी को टाइम नहीं देंगे उसके साथ एक अच्छा बॉन्ड बना नहीं पाएंगे। हाँ आज पेरेंट्स की भी ये कोशिश रहती है कि वो अपने बच्चे को समय से पहले गाड़ी दिला दें, अच्छा मोबाइल दिला दें, उसके लिए घर में सुख सुविधाएं जुटा लें, सब कुछ कर लें, राइट राइट लेकिन वो उसके इमोशनल क्वेश्चन पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, राइट वो उसको उतना इमोशनल सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं। तो बच्चा भी क्या मैसेज रिसीव कर रहा है कि मुझे बाहर की दुनिया की जो चकाचौंध है बस उसमें एडजस्ट होना है, अच्छा और एक आर्टिफिशियल जोन में वो रहने लगा है। उसको इमोशनल एक्सप्रेशन की जो नीड फील होती है या तो वो हाँ उसे सप्रेस करता रहता है, हाँ या वो ऐसे लोगों के सामने या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक्सप्रेस करता रहता है जहाँ पर ना उसको ढंग से वैलिडेशन मिल रहा है, और एक्नॉलेजमेंट वैलिडेशन जब नहीं मिलता, एक्सेप्टेंस नहीं मिलती और फ्री स्पेस नहीं मिलता एक्सप्रेस करने का, तो इंसान क्या समझेगा कि इन इमोशंस को जो आ रहे हैं ये वैलिड नहीं है, इन्हें दबाने में ही भलाई है। तो वो अच्छा अंदर 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 ना उसके भरता चला जाता है, और फिर ऐसा पर्सन या तो डिप्रेशन में चला जाता है या फिर वो अपने अंदर ऐसे हर्ट को इकट्ठा करता रहता है कि एक टाइम उसे ऐसा लगता है कि वो यूजलेस है, ओके कोई नहीं है उसका, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा तो उसको जज किया जाएगा या वो वीक है। और क्योंकि फैमिली में आज भी ना इस तरीके से बोला जाता है, क्या शिकायतें लेकर बैठे गए हो, क्या ये बात कोई करने की बात है, स्ट्रांग हाँ बनो हाँ स्ट्रांग बनो हाँ स्ट्रांग बनो, ये ना राइट इतना ज़्यादा रिपीट किया जाता है, स्ट्रांग बनो स्ट्रांग बनो। इंसान को लगता है यार मैं अपने मन की बात कह रहा हूँ तो क्या मैं वीक हूँ क्या, हाँ तो वो अपने मन की बात कहने में बड़ा हेजिटेट करता है। राइट तो एक तो टाइम की बहुत कमी है, ऊपर से फेक कॉन्फिडेंस देने की हम कोशिश कर रहे हैं कि देखो छोटे छोटे बच्चे आज हैं एंटरप्रेन्योरशिप में जा रहे हैं, इस एज तक तो अब के बच्चे, हमारे ज़माने में होता था कि 20 साल के बच्चे को भी पता नहीं था कि क्या करना है, आज के तो 12 साल के बच्चे ने, 16 साल के बच्चे ने कंपनी खड़ी कर दी है। ऐसी जो एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स हैं हाँ वो दिए जाते हैं, और Right. एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि बच्चा बहुत स्ट्रांग रहे, राइट उसके अंदर बिल्कुल AI वाली इंटेलिजेंस आ जाए और वो ना सब चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से करे, उसकी अपने इमोशंस को हैंडल करने की, फाइनेंस को हैंडल करने की, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की सारी उससे एक्सपेक्टेशंस ऐसे कर ली जाती हैं कि वो ना एक फेक वर्ल्ड में जीने लगता है, वो अपने Okay. आप को अननेसेसरी स्ट्रांग दिखाने लगता है जबकि वो Right. स्ट्रांग नहीं होता है हाँ इतना। तो हमारे को सबको ना आजकल जो इमोशंस की सप्लाई पहले भर भर कर मिलती थी हमारे बचपन में, वो आज के बच्चों को मिलती नहीं है। ओके तो इसलिए वो क्या है ना, या तो डिप्रेशन की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। हाँ आप देखिए डाटाज बताते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी ना कंप्लेन करते हैं कि वो डिप्रेस्ड है। राइट डिप्रेशन ना, आज तो मुझे बहुत डिप्रेशन हो रहा है ना, ये इतना कॉमन हो गया है बोलना, जैसे डिप्रेशन का मजाक बना कर रख दिया है। हाँ और बच्चे अपनी ही जोन में, आज के बच्चे AI से बात कर रहे हैं, वो AI से बात कर रहे हैं क्योंकि माँ बाप बात नहीं कर रहे हैं। हाँ तो आप अगर किसी टीनेजर का फ़ोन उठाकर देखो तो ChatGPT या और भी जितने AI हैं पॉपुलर, उनसे उनकी अगर आप देखो हिस्ट्री चैट हाँ की, हाँ हाँ तो वो अपने मन की बात कर रहे हैं AI से। मैम मैं भी कर रही हूँ तो आप ये देखिए ना, ये नौबत आ गई है कि हम AI से अपने दिल की बात कर रहे हैं। राइट राइट तो वो ओवर एम्पैथेटिक है AI। वो आप बहुत उससे अच्छी कुछ भी बातें पूछो, मैंने हाँ वो I've बहुत अच्छी started- बातें करेगा बहुत अच्छी आपसे। बातें करते हैं। तो इससे क्या होगा, आप रियल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होकर एक हाँ। आर्टिफिशियल वर्ल्ड में जा रहे हैं। अच्छा इट्स नॉट गुड यस, ये बहुत अच्छा नहीं है, ओके क्योंकि AI है ना, वो हाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अच्छा वो ओवर एम्पैथेटिक है, तो वो आपको हाँ अपनी वो तरफ बहुत खींच रहा नाइस है हाँ है ना। अच्छा इतना वो कोई मैनिपुलेटर empathetic- है नहीं, मैनिपुलेटर नहीं कह सकते, उसकी प्रोग्रामिंग ऐसे हुई हुई है ना हाँ कि यू हैव टू मेक द Yes. अदर पर्सन फील नाइस कि उस दूसरे पर्सन को आपको अच्छा फील कराना है, हाँ लेकिन वो आपको रियलिटी का आईना नहीं दिखा सकता। रियलिटी का आईना आपको कोई रियल पर्सन ही दिखा सकता है। ओके और अब हम जब AI से इतना एम्पैथेटिक रिस्पॉन्स मिल रहा है हमें, हाँ तो हमें बाहर वाले तो और भी बड़े विलन लगेंगे।
राइट। तो बाहर वालों से हमारी बॉन्डिंग नहीं होगी, तो हाँ। एआई से बॉन्ड क्रिएट करने पे हमारे अंदर ऑक्सीटोसिन नहीं रिलीज होगा। ओके। उस ऑक्सीटोसिन रश के लिए हमें एक्चुअल में रियल ह्यूमन से ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। उनके ओके। टच से, उनके हक से, उनके साथ एक्सप्रेस करने से, घूमने फिरने से ही हम्म, हमारे हम्म, अंदर जो बॉन्डिंग केमिकल है हम्म। वो डेवलप होता है। अच्छा। क्योंकि आपका एआई ओवर एम्पैथेटिक वे में आपको ट्रीट तो कर रहा है, हम्म। लेकिन वो किस तरह से बनेगा आपका इमोशनल सपोर्ट, बताइए आप मुझे। कभी अगर आपको किसी की जरूरत पड़ेगी हाँ। तो एआई थोड़ी ना फोन में से निकल कर बाहर आकर सामने से खड़ा हो जाएगा और आपके साथ दुख सुख शेयर करेगा। हाँ, नहीं हाँ। करेगा, वो केवल टेक्स्ट के जरिए या वॉइस के जरिए कर हाँ, सकता है। हाँ, हाँ। लेकिन रियल ह्यूमन आपको वो सब चीज़ें देगा जो हमें एक्चुअल में नीड होती है। लेकिन क्योंकि अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो हम एआई की तरफ जा रहे हैं, तो हमारी एक आर्टिफिशियल दुनिया बन रही है। फिर हमें माँ बाप की ज़रा सी भी कोई बात या किसी और की भी कोई बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, बिल्कुल और हमें अच्छी ऐसा नहीं। लगेगा कि जब हमें बहुत ज़रूरत थी तब तो इन्होंने तो साथ दिया नहीं था। क्योंकि माँ बाप को, भाई बहन को, या हमारे बहुत करीब लोगों को कभी ना कभी तो रियलाइजेशन होता है कि हमने गलत किया, समय नहीं दिया, हम बॉन्ड नहीं बना पाए। हाँ। लेकिन वो रियलाइजेशन बाद में होता है, तब तक Right. हमारे अंदर प्रोग्रामिंग हो चुकी होती है। हाँ। तो हमारे लिए एक्सेप्ट करना कि ये लोग बदल गए हैं वो थ्रेट होता है, क्योंकि हमारे अंदर का इनर चाइल्ड क्या कहता है, ये तुझे फिर से हर्ट करेंगे, ये हाँ। अभी अपने मतलब के लिए टाइम दे रहे हैं। हाँ। ठीक है। Right. लेकिन ना ये फिर से तुझे छोड़ के चले जाएंगे, तो फियर ऑफ अबेंडनमेंट कि कहीं मुझे छोड़ के ना चले जाएं, ये डेवलप हो जाता है। तो ट्रस्ट इश्यूज हो गए। अच्छा। तो समय रहते हमें टाइम देना चाहिए, तभी वो बॉन्ड हम ना डेवलप कर सकते हैं और उसे मेंटेन कर सकते हैं। खाली डेवलप अच्छा। करने से कुछ नहीं होता, हाँ। मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन यही बॉन्ड आजकल के बच्चों का, जो आजकल की जेनजीज जो जनरेशन है, उनका ना एआई से, सोशल मीडिया से, इन सब से हो रहा है, ऐसे सोशल ग्रुप से हो रहा है। राइट। अब वहाँ पर जिस तरीके के लोग हैं वो सारे इमोशनली डिप्राइव्ड लोग हैं। हाँ। वो सोशल मीडिया पे एक्सप्रेस तो कर रहे हैं अपनी बातें खुलकर, लेकिन उस चीज़ का क्या प्रॉपर सोल्यूशन है वो उन तक नहीं पहुंच रहा है। ओके। आज की जनरेशन, पहले हम लोगों वाले कहते हैं हाइड करते थे, लेकिन आज की जनरेशन हाइड नहीं करती। आप देखिए कि आज के टीनेजर्स ना बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं, वो ओपनली बोल देते हैं। राइट। ठीक है, हेल्प करने की भी कोशिश करते हैं। राइट। लेकिन बात यह है कि वो हेल्प जो कर रहे हैं वो अपनी आधी अधूरी नॉलेज से ही कर रहे हैं, या एआई से पूछ कर रहे हैं। जैसे मैं अभी आपको बताती हूँ, मेरी जो डॉटर है, उसकी एक फ्रेंड को ना उसके मदर फादर ने काफ़ी पीट दिया, सिर्फ ये कि उसका 16 बर्थडे था और उसने एक्सप्रेस किया कि मुझे अपना 16 बर्थडे, स्वीट 16 है तो मुझे सेलिब्रेट करना है। ओके। उससे 2 महीने पहले ही मेरी डॉटर का स्वीट 16 बर्थडे था, तो हमने सेलिब्रेट किया। तो उस बच्ची को पता चला कि स्वीट 16 बर्थडे ऐसे भी सेलिब्रेट किया जा सकता है, एक क्रेज होता है इस बर्थडे का, वेस्टर्न कल्चर है, अभी आने लगा इंडिया में स्वीट 16। तो एक ये था कि चलो भाई, हमारे टाइम में तो हमें पता नहीं था स्वीट 16 जैसा कुछ होता है, तो मेरे को ये हो कि नहीं, मैं अपनी डॉटर का सेलिब्रेट करते हैं। तो बच्ची ने भी सब फोटोज और ये सब देखे, वो भी सेलिब्रेशन का हिस्सा थी, तो उसे लगा कि मैं भी अपने मम्मी पापा से बोलती हूँ। उसके मदर फादर ने ये स्वीट 16 टर्म को पता नहीं कैसे रॉन्ग इंटरप्रेट कर लिया और उन्हें लगा कि लड़की हमारी बिगड़ गई है, और उन्होंने उसकी कर दी बहुत ज़्यादा पिटाई। अरे बाप रे। और इतनी ज़्यादा पिटाई कर दी उसको, बहुत ही ज़्यादा कुछ गलत बातें भी बोली, जो कि मतलब मैं यहाँ पर बोल भी नहीं सकती। इतना ज़्यादा उसको कुछ गलत बोल दिया। तो अब उसने चोरी से मेरी डॉटर को और एक दो फ्रेंड को और मैसेज करा कि ऐसे ऐसे मेरी बहुत ज़्यादा पिटाई हो गई है, और बर्थडे से एक दिन पहले ये सब हो गया। तो अब मेरी डॉटर बहुत परेशान, मम्मा आप उससे बात करो। मैंने कहा बेटा, जिसके पेरेंट्स ऐसे हैं कि इतना ज़्यादा मार रहे हैं और रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, मेरा डायरेक्टली ऐसे बात करना कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें और ट्रिगर कर दे कि आप कौन है, कि क्यों बात करें हमारे बच्चे से, और आप ही बिगाड़ रहे हो, है ना। ऐसे बहुत चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। तो फिर मेरी डॉटर बोलने लगी, मम्मा हम उसकी कैसे हेल्प करें। एक दो फ्रेंड का और फ़ोन आया, आंटी प्लीज़ आप हेल्प करो, आप कर सकते हो। मैंने कहा बेटा मैं बिल्कुल हेल्प कर दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सोचो ना, उसके पेरेंट्स इतने ज़्यादा रिएक्टिव है, मैं कैसे हेल्प करूँ उसकी। तो फिर ये दोनों तीनों फ्रेंड्स मिलकर एआई से ऐसे ऐसे किसी के मम्मी पापा ने मार दिया है, पहले मुझसे पूछने लगे, मैंने उनको बताया। फिर उसके बाद जब उन्हें लगा कि मम्मा तो बात नहीं कर रही है और मम्मा की बातें समझकर हम एकदम नहीं बता पाएंगे, तो एआई के सामने तो टेक्स्ट लिखा हुआ होगा, तो हम पढ़ते रहेंगे और फ़ोन पे बताते रहेंगे, क्योंकि मम्मा की बात तो हमें दिमाग में रखनी पड़ेगी। तो फिर वो बच्चियाँ एआई से पूछ रही हैं कि किसी के पेरेंट्स ने अगर उसको बहुत बुरी तरह से मारा, उस जस्ट बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। वो ऐसे तमाम उसने प्रॉम्प्ट डाला। प्रॉम्प्ट डाला तो एआई ने तो पूरा लंबा चौड़ा सोल्यूशन से दिया। फिर वो बच्चे फ़ोन की स्क्रीन यहाँ रखकर सामने और दूसरे फ़ोन पर उससे कनेक्ट होकर उसको कंसोल करने की कोशिश की। थेरेपिस्ट, हाँ, ये आजकल लोग कर रहे हैं मैम, बहुत इवन रील्स भी वायरल हो रही हैं कि हाउ टू यूज चैट जीपीटी एज योर थेरेपिस्ट। सो इज इट गुड? पार्शियली
तो अच्छा ही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल भी अच्छे सॉल्यूशन नहीं बताता, कुछ तो बताता ही है। हाँ लेकिन बात ये है ना कि एआई को एक्चुअल में आपकी ट्रू कंडीशन, आप जो प्रॉम्प्ट डालेंगे वो तो उसके हिसाब से बताएगा, राइट 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 लेकिन आपने प्रॉम्प्ट ही सही नहीं डाला हाँ और वो हाँ ओवर एम्पैथेटिक भी है, हाँ तो उससे क्या होता है ना, आपको ये लगता है कि मेरी तो कोई गलती ही नहीं है, मैं हम्म, ही विक्टिम हूँ। अच्छा जबकि हमें बहुत सारी चीज़ें थेरेपिस्ट से, रियल थेरेपिस्ट से बात कर कर पता चलता है कि कई जगह हम भी आप भी गलत थे। गलत थे, अच्छा राइट। तो वो तो एआई बताएगा नहीं आपको, हम्म, ठीक है ना, क्योंकि आपने जो प्रॉम्प्ट डाला है वो तो प्रॉम्प्ट के अधीन है, जो आपने हाँ प्रॉम्प्ट डाला है वो तो उसी हिसाब राइट से देगा। राइट तो राइट एक्चुअली एआई कभी अच्छा थेरेपिस्ट नहीं बन पाएगा, क्योंकि अभी वो ह्यूमन इमोशंस को उस लेवल तक डेप्थ में लेयर टू लेयर ना डिकोड नहीं कर पाएगा। हम्म हाँ, उससे आप ना टेम्परेरी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि वो कई बार बहुत अच्छी टेक्निक्स भी सजेस्ट करता है कि ओके आप ये डीप ब्रीदिंग कर लो, आप मिरर वर्क कर लो, ये कर लो, वो हाँ कर लो, बताता हाँ है। लेकिन ये सब चीज़ें ना काम नहीं करती और उसको जब तक सोसाइटल आप, नॉर्म्स भी नहीं पता बिल्कुल कि किस सोसाइटी की बात हो रही है, किस कास्ट में, किस कम्युनिटी में है। एग्जैक्टली ये आपका सब इंडिया फैमिली में तो बैकग्राउंड क्या है, राइट आपका राइट चाइल्डहुड कैसा रहा, क्या हाँ चीज़ है ना। अब इतना लंबा तो आप उसको प्रॉम्प्ट डाल के एक्सप्लेन नहीं करोगे नहीं, करते हाँ और तब भी नहीं निकल पाएगा। तो ओके ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं कर पाएगा एआई एज अ थेरेपिस्ट, ओके क्योंकि थेरेपिस्ट ना, जैसे मेरे पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं, हाँ तो वहाँ के जो एनआरआईज जो हैं अब हमारे लिए, वो वहीं रहते हैं, कोई हाँ 20 हाँ साल हाँ से 30 साल हाँ से, उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो आज भी वो वहाँ के थेरेपिस्ट से कनेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उनको लगता है वो हमें नहीं नहीं समझते, समझ सकते हम इंडियन बेस्ड हैं राइट लोग, तो वो इंडिया से ही थेरेपी सीख करते हैं। तो अब देखिए ना कि जो वहाँ के ह्यूमंस हैं हाँ थेरेपिस्ट, हाँ वो तक बॉन्डिंग नहीं बना पाते, तो एआई तो के साथ एआई कैसे कैसे बनाएगा, नहीं। लेकिन फिर भी जिसके पास कोई हेल्प नहीं है, एआई फिर भी उसे काफ़ी हद तक हेल्प कर रहा है, बट ये ओके लॉन्ग टर्म में जाकर डेंजरस भी साबित हो हो सकता सकता है। है बिल्कुल, राइट आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा उस पर डिपेंड हो रहे हैं। फिर मैंने उनको समझाया कि हाँ बेटा आप मुझसे बात करो और शॉर्ट नोट्स बनाओ, और ओके इस तरीके से पहले मुझे उसका, बच्चे का पूरा बताओ, उसके थोड़े से पेरेंट्स के बारे में, आप लोग इतने सालों से हम्म जानते हो, एक साथ पढ़ते हो। उन्होंने बताया, फिर मैंने उनको गाइड करा, तो उन्होंने जब कंपैरिजन किया तो उन्होंने बोला कि हाँ मम्मा आप सही कह रहे हो, कि ये जो एआई फर्क इस आया तरीके है से वो बता रहा है, बहुत फ़र्क आ रहा है इस तरीके से। तो वो और ज़्यादा परेशान हो रही थी, और ज़्यादा रो रही थी, और वो यही कह रही थी कि मेरे को मौका मिले, मैं जल्दी से कॉलेज में जाऊँ, भाग जाऊँ, इनकी शक्ल भी नहीं देखूंगी। हाँ लेकिन जब हमने आपकी तरीके से समझाया, और तब जाकर वो थोड़ा सा काम डाउन हो गई और सब चीज़ें ओ नॉर्मल हो गई इस तरह से। तो ये फ़र्क आता ही आता है, इसमें राइट एआई की गलती नहीं है, उसकी क्या हाँ गलती है, उसमें तो जो आप टेक्स्ट प्रॉम्प्ट डालोगे राइट वो उस राइट हिसाब राइट से राइट बताना शुरू कर देगा। सो सो लोगों को थोड़ा सा मतलब अवेयर रहना चाहिए कि एआई से अगर आप हेल्प ले रहे हैं तो जस्ट बी कॉशियस कि आप क्या डाल रहे हो, क्या प्रॉम्प्ट डाल रहे हो, वहाँ से क्या आंसर्स आ रहे हैं। हाँ दैट कुड बिल्कुल, बी डेंजरस आल्सो बिल्कुल समटाइम्स। हो सकता है। तो आज के जो बच्चे, अभी हम बात कर रहे थे कि जो आज की जनरेशन है, हाँ एक्सप्रेसिव तो हो गई है वो, राइट एक्सप्रेशन करना तो बोल्डनेस आ गई है, लेकिन बात एक्सप्रेशन के बाद ही शुरू होती है, कि आपने एक्सप्रेस तो कर दिया, अब हाँ उस रिएक्शन चीज़ क्या को है। किस तरीके से आपको ना अपने अंदर सेटल हम्म करना है, जो आपने हम्म एक्सप्रेस किया है, हम्म कौन सी टेक्निक्स आपके लिए सुटेबल हैं, हम्म और आप ट्राई करते हो, कई बार कोई चीज़ दूसरे के लिए बहुत अच्छा काम कर रही होती है, लेकिन हम्म आपके ऊपर वो वर्क नहीं कर रही होती, क्योंकि हो सकता है आपका सपोर्टिंग इन्वायरमेंट ना हो, और राइट वही टेक्निक दूसरे का सपोर्टिंग इन्वायरमेंट में बहुत अच्छी काम करेगी, हाँ लेकिन आपके लिए काम नहीं करेगी। तो बहुत सारे और भी डायनेमिक्स पैरामीटर्स होते हैं जिसके हिसाब से देखा जाता है। तो जी आज एक्सप्रेशन ईजी हो गया है, क्योंकि जी इतने सारे पोर्टल्स हो गए हैं, लोग एक्सप्रेस कर लेते हैं, बट हम्म उसके बाद रियल हेल्प जो चाहिए हम्म वो नहीं मिल पाती है। इसीलिए ही आज अकेले अकेले से आइसोलेटेड से हो गए हैं, या फिर हम्म एक फेक वर्ल्ड में चले गए हैं, जहाँ पे पार्टी, ड्रग्स का आप देख लीजिए, है ना, सेक्सुअल एडिक्शन, गेमिंग एडिक्शन, मोबाइल एडिक्शन, हर हम्म तरीके के एडिक्शंस की तरफ हमारी जनरेशन बहुत ज़्यादा जा रही है, क्योंकि उसको ना अटैचमेंट हो जाता है, मोबाइल हाँ के साथ भी एक हाँ अटैचमेंट डेवलप हो गया। हाँ इवन अगर कोई अल्कोहल लेना शुरू कर गया है, तो उसकी अल्कोहल के साथ एक ऐसी बॉन्डिंग हो जाएगी कि उसके बिना वो रह नहीं सकता। राइट राइट तो वो रिप्लेसमेंट है ह्यूमंस का, लेकिन ये रिप्लेसमेंट बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो रहा है, और आगे तो इसके और भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले हैं। ओके ओके राइट ये सो सीरियस इशू है, बेसिकली इस पे ना बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, हाँ क्योंकि सबको रियलाइजेशन होता है, लेकिन जब रियलाइजेशन होता है तब तक वो एज निकल गई होती है, वो टाइम निकल गया होता है, हम्म और उसके बाद जो अंदर की प्रोग्रामिंग है ना, वो बॉन्ड नहीं चेंज होने देती। राइट राइट जो सब अगर हाँ हमारे ह्यूमंस के पास ये ना होता ना, कि जो भी हम लोग सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं हाँ वो रिकॉर्ड ना होता, हाँ तो हम हर दिन फ्रेश होते। राइट लेकिन सब चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, और हमारे अंदर का रिकॉर्डर इस बात में बिल्कुल भी डिफरेंशिएट नहीं करता कि ये नेगेटिव एक्सपीरियंस है, इसको रिकॉर्ड ना किया जाए, राइट वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो,
वो keeps रिकॉर्ड recording. सब करेगा। जैसे अगर आप हम अपने सामने, जैसे अभी कैमरे पे हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ. यहाँ पर अभी हम इस बात पर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारी किसी वजह से लड़ाई हो जाए तो ये तो वो भी रिकॉर्ड कर लेगा ना, करेगा, ठीक right. है। इसको ये थोड़ा ना है कि अब ये दोनों लड़ने लगी हैं तो इसको मैं रोक ऑफ दे. कर दूं ऑटो। अच्छा. तो ऐसा ही हमारे अंदर का सिस्टम है। वो Okay. सारे एक्सपीरियंसेस को, वो उसको Okay. नहीं है कि गुड बैड की कोई वो नहीं है Okay. क्राइटेरिया, वो Okay. सबको अंदर स्टोर करता है। और फिर वही मेमोरीज कभी फ्लैशबैक्स के रूप में, ऑटो सजेशंस के रूप में हम लोगों को ना हॉन्ट करती हैं। इसीलिए ही हम ना किसी से अपना बॉन्डिंग, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो या पेरेंट्स का हो, आसानी से सुधरता नहीं है, क्योंकि आपका Right. माइंड आपको कन्विंस करने में लग जाता है हाँ. कि ये लोग तब कहाँ थे जब तुम्हें ज़रूरत थी, अब तुम हाँ. बड़े हो गए हो, अब तुम्हें इनकी ज़रूरत नहीं है, अब अच्छा इनकी ओल्ड एज आ रही है इसलिए आ रहे हैं, ये सोसाइटी अच्छा. का प्रेशर आ रहा है, अच्छा इसलिए आ रहे हैं, अब मैं हाँ. इंडिपेंडेंट हूँ, अब इनको मेरी ज़रूरत है इसलिए आ रहे हैं। वो इस तरीके से आपको मिसगाइड करना शुरू कर देगा, आपके Okay. अंदर की वो जो रिकॉर्डिंग है। राइट राइट राइट। तो मैम, राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड टिल वी डाई सब कुछ रिकॉर्ड होता रहता है, और वो हमें हमारे जो रिएक्शंस हैं, बात करने का तरीका है, उसमें रिफ्लेक्ट करता रहता है पूरी लाइफ। मदर वूम की भी रिकॉर्डिंग होती है। अच्छा. हाँ, इसीलिए तो आपने देखा होगा ना, वो सुना है ना, हमारे हाँ स्क्रिप्चर्स में हाँ, लिखा हुआ राइट है राइट, गर्भ संस्कार. गर्भ संस्कार का, तो ओके. वहाँ की भी रिकॉर्डिंग होती है। इसीलिए ही आप ये देखिए, एक छोटा बच्चा है भागवत, जो बहुत अच्छे श्लोक सुनाता है, और वो काफ़ी गीता का प्रचार करता है। आई थिंक हाँ सभी ने उसकी हाँ रील्स और हाँ वो हाँ. देखी होंगी। तो जब उसकी मदर ने कंसीव किया था, तो उस वक्त भी वो सारी की सारी गर्भ संस्कार की प्रैक्टिस में थी। ओके. तो इस तरीके से, और ऐसा ये भागवत नहीं है, ऐसे तो सारे है ना। आप ये देखिए कि अभिमन्यु का, तो माँ के गर्भ में ही तो उसने चक्रव्यूह के हाँ. बारे में सुना था, चक्रव्यूह में एंटर करना सीख एंटर लिया करना, था, लेकिन तब तक माँ सो गई सो थी, गई, तो तो एग्जिट करना नहीं एग्जिट सीखा. करना वो नहीं सुन दैट्स अ पाया था, ब्यूटीफुल है एग्जांपल ना। ऑफ गर्भ संस्कार. यस, तो हमारे अंदर जो मेमोरीज होती है ना, वो गर्भ संस्कार, यानी कि जब हम मदर के मुंह में आते हैं तब से ही हमारी मेमोरीज होती हैं। ओके. और ऐसा कहा जाता है कि लगभग 15,000 वर्ड्स की वोकैबुलरी लेकर बच्चा पैदा होता है, अच्छा. लेकिन वो उसको एक्सप्रेस नहीं करता। ओके. वो धीरे धीरे बोलना धीरे सीखता धीरे है. धीरे जब उसका हाँ कॉर्टेक्स ब्रेन डेवलप होता है, हाँ, राइट कॉन्शियस राइट. ब्रेन उसका बनता है, वो हाँ. धीरे धीरे, आप इतने सारे वर्ड्स जो बोलते हैं सारे थोड़ा ना सिखाते हैं बैठकर। आप ये देखिए कि बच्चों को हम सबसे पहले क्या सिखाते हैं, मम्मा पापा, मम्मा ये सब पापा. चीज़ें, हाँ और कुछ ही महीनों में उसकी अच्छी खासी लैंग्वेज डेवलप हो हाँ, बहुत जाती सारा है। बोलने लगता है. राइट तो वो राइट. हमने सारे थोड़ा ना बैठकर हाँ, सिखाए हुए दिस होते रिमाइंड्स मी हैं। ऑफ माय सन, क्योंकि उसने ना जॉइनिंग वर्ड्स भी बोलना शुरू किए. हम्म, आप मुझे भी दे दो, मैंने बोला भी कैसे बोला हाँ, इसने. तो यस, कहाँ से आया ना कहाँ वो से वर्ड्स, आया. राइट तो ये हमने नहीं सिखाए होते हैं। राइट राइट तो राइट. बच्चे को पालना एक बहुत ही बड़ा काम है, जो कि लोगों को आता नहीं है। Right, right. And some unknowingly we create bad adults or good adults or useful for nation or not. क्योंकि शैडो आप बोल रहे हो कि हमेशा हमारे साथ अंदर बनती रहती है कंटिन्यूसली. तो हम शैडो वर्क या शैडो को अपनी, या फिर कहें कि इनर चाइल्ड को कैसे समझें कि मेरे अंदर का जो इनर चाइल्ड है वो क्या है. क्या इसकी कोई टेक्निक है जिससे मैं अपने इनर चाइल्ड को जान सकूं? देखिए, बहुत सिंपल एग्जाम्पल से समझिए कि जैसे अभी ओके. हम बैठे हैं, ठीक है. ना मेरे हाथ में दर्द, ना पैर में दर्द, ना सर में हाँ दर्द, कहीं नहीं है। हाँ तो यानी कि क्या है इसका मतलब, मेरी बॉडी बिल्कुल सही है। हाँ. लेकिन अचानक से मेरे दांत में दर्द होने लगे, मेरे पैर में दर्द होने लगे, इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ तो बॉडी में गड़बड़ हुई है ना, कहीं ना कहीं तो कुछ है। हाँ हाँ तो कोई भी साइंस आ रहे हाँ. हैं आपको, जो आपको लाइफ के फ्लो में नहीं बढ़ने दे रहे हैं, हाँ. आपको रोक रहे हैं। ओके. आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, आपके वर्क प्लेस पर प्रॉब्लम आ रही है, आपका मन खुश नहीं रहता है, आप कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, आप ओके. अंदर से दुखी रहते हैं, हमेशा आपका माइंड एक कंपैरेटिव मोड में रहता है, आपको ना लाइफ में सेटिस्फैक्शन मिलता ही नहीं, ना खाने से, ना लोगों के बीच में होने से, ना काम करने से। तो हर इंसान को ना अलग अलग सिग्नल्स मिलेंगे। तो ओके. अगर आप लाइफ के फ्लो में नहीं हैं और आपको अपनी ज़िंदगी जीने में मज़ा नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली आपके इनर चाइल्ड के साथ कुछ ना कुछ आप वुंड्स अभी भी कैरी कर रहे हैं, जो अनहील्ड हैं, जिन्हें हील करने की ज़रूरत है। ये सबसे ओके. सिंपल होता है। ओके. अब जैसे हमारे पास कोई आता है तो वो डेफिनेटली अपने कुछ इश्यूज लेकर आता है, हाँ. तो उस इशू से कनेक्ट करके हम समझ जाते हैं कि इसके चाइल्डहुड में चाइल्डहुड क्या में. प्रॉब्लम है। ओके. लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम जनरल बात कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ के जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, उस सब के कनेक्शन आपके चाइल्डहुड में है, क्योंकि अच्छा. आपके शुरुआती 8 साल आपके जीवन के आगे के 80 साल तय कर देते हैं। ओके. तो आपका चाइल्डहुड इतना इम्पोर्टेंट है। आज जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, चाहे वो प्रॉब्लम ए हो या बी हो, कोई मैटर नहीं करता, अच्छा. उस सब के कनेक्शन आपके चाइल्डहुड में है। ओके. तो अगर प्रॉब्लम है तो उसके कनेक्शन को आपको ब्रेक करना पड़ेगा, अपने इनर चाइल्ड को हील करना पड़ेगा। अगर ओके. कोई प्रॉब्लम नहीं है जिस एरिया में, और ऐसा नहीं है कि सब एरिया में आएगी, एक पर्सन अपने वर्क में बहुत अच्छा हो सकता है,
लेकिन उसके रिलेशनशिप में हमेशा प्रॉब्लम रहती है। जैसे मेरी एक क्लाइंट थी, उसके 3 डाइवोर्स हो गए। फीमेल की बात बता रही हूँ मैं। ओके ओके पहली लव मैरिज करी, ओके लेकिन 6 महीने के बाद ही डाइवोर्स के लिए वो कर दिया। डाइवोर्स हुआ कुछ टाइम के बाद, फिर दूसरे उससे मिली ऑफिस में, उससे भी जान पहचान हुई, फिर उससे शादी कर ली, उससे भी डाइवोर्स हो गया। फिर थर्ड अरेंज मैरिज करवाई फैमिली वालों ने, उससे भी डाइवोर्स हो गया। ओके और वो लड़की इतनी टॉप क्लास वो है अपने वर्क में, उसको खूब प्रमोशंस मिलते हैं, बहुत अच्छा कमाती है, और मतलब उसकी इंटेलिजेंस की, जैसे कहते हैं ना, सब एक्नॉलेज करते हैं, उसकी मिसालें दी जाती हैं राइट कि वर्क करना हो तो इसके जैसा करो, ये अपने वर्क में इतनी परफेक्ट है, क्या इतना प्रॉब्लम थी? बढ़िया। उसके साथ क्या था कि अब्यूसिव रिलेशनशिप उसके खुद के फादर के साथ। उसके फादर जो है ना, बहुत ही कंट्रोलिंग एल्कोहलिक थे, और हमेशा अपनी मदर को उसने पिटते हुए, गालियाँ खाते हुए ही देखा है उसने। तो एज अ चाइल्ड जो है ना, उसका जो रिलेशन अपने फादर से भी अच्छा नहीं था, क्योंकि जब भी वो अपनी मदर को प्रोटेक्ट करती थी तो उसके फादर उसको भी गालियाँ दे देते थे, उसको भी पुश कर देते थे। ओके और इस तरीके से उसने ना सारे बचपन में यही देखा है, आदमियों की डोमिनेंस। अच्छा और उसने देखा कि माँ मेरी सहती रहती थी, इसीलिए मेरी माँ की ऐसी हालत हो गई। और उसको ये था कि मदर ने जो सहा वो हम मैं नहीं उसके सहूंगी। जो वो खुद थी और उसका जो भाई था उसकी वजह से सहा, कि छोड़ कर नहीं जा सकती थी। और मेरी मदर ना इंडिपेंडेंट नहीं थी, हाउसवाइफ थी, राइट और उसको भी जो गालियाँ दी गई, उसको भी जो पुश किया गया, तो उस सब से उसको तो बुरा लगा ना, बहुत ज़्यादा उसको भी दुख हुआ। तो माँ के लिए भी दुख होता था और खुद के लिए भी बहुत दुख होता था। तो धीरे 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 उसने ना एक मैसेज रिसीव कर लिया कि आदमी अगर तुम्हारे ऊपर ज़रा सा भी हावी होने की कोशिश करे तो वहीं पर तुम्हें रोकना है, क्योंकि अगर तुमने वहीं पर नहीं रोका, वहीं पर बाउंड्री नहीं क्रिएट करी, उसे हावी होने दिया, तो तुम्हारी बहुत बुरी हालत हो जाएगी। ओके तो उसके इनर चाइल्ड ने ये मैसेज रिसीव किया हुआ था। जैसे ही उसकी पहली वाली जो रिलेशनशिप, जो कि लव मैरिज थी, जैसे ही थोड़ा आदमी, उसका हस्बैंड कभी फ्रस्ट्रेट होकर थोड़ा सा लाउड हो जाता था, कुछ था, वो इतना ओवरली डिफेंसिव हो जाती थी, उसको ऐसा लगता था कि जो है ना, ये तो मुझे डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, आज मैंने इसको नहीं रोका तो इसका कल को हाथ भी उठेगा और ये मेरी वही हालत कर देगा जो मेरी मदर की थी। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा ना पैशनेट अपने वर्क के लिए, इंडिपेंडेंट होना है मुझे खूब कमाना है, हाँ मतलब मुझे ताकि मेरा मुझे काम ही कभी मेरे भी काम लात आएगा। मारनी पड़े तो मैं एकदम से लात मारूं इस आदमी उसके को, दिमाग चल में ये दो, कि आदमी काम नहीं आएगा, मेरा काम ही मेरे काम मेरे आएगा, मेरा काम पैसा ही मेरा काम आएगा। हाँ, अगर मेरे पास पैसे होंगे, अगर मेरे पास पावर पोजीशन होगी, तो मैं कभी भी, बच्चे भी होंगे तो भी इस आदमी को छोड़कर जा सकती हूँ। तो वो ना कभी भी अच्छा फील नहीं करती थी, और वो रिलेशनशिप में इन्वेस्ट ही नहीं कर रही है, फिर इन्वेस्ट ही नहीं कर रही है ना, उसको हमेशा एक डर है, इनसिक्योरिटी है। तो इससे पहले कि वो आदमी उसको डोमिनेट करे, मारे पीटे या छोड़े, कुछ भी ऐसी नौबत आई या धमकी भी दे कि तुझे छोड़ दूंगा मैं, राइट तो वो पहले से ही ना ओवर डिफेंसिव जोन में जाकर अपने आप को प्रोटेक्ट करने लग जाती थी, और वो भी गलत तरीके से, क्योंकि उसका इनर चाइल्ड उसे लगातार वही कन्विंसिंग सजेशन देता था कि ये ऐसे ही करेगा, ऐसे ही करेगा। राइट तो इससे पहले कि वो कुछ ज़्यादा करे, मैं ही उस पर डोमिनेट करूँ उसको और उसको छोड़ दूँ। तो मैम ये उसका ट्रिगर था, एक तरह से कह सकते हैं, जो उसको चाइल्डहुड से मिला था कि आदमी थोड़ा सा भी फालतू बोल रहा है या ऊंची आवाज़ कर रहा है तो मुझे एकदम से डिफेंसिव होना है, ओवर प्रोटेक्टिव हो जाना है। एग्जैक्टली। तो मैम ट्रिगर्स पे भी मुझे थोड़ा सा आपसे जानना है कि एग्जैक्टली ट्रिगर्स होते क्या हैं? क्या ये साइकोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं या कुछ बायोलॉजिकल, मतलब कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं? हमारे ना ये इमोशनल बटन्स आप नहीं कह सकते हैं। अच्छा। हमारे अंदर सबकी प्रोग्रामिंग होती है, जैसे अभी मैंने आपको बताया जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, हाँ। तो वो सारी की सारी हमारे अंदर प्रोग्रामिंग होती है। ओके। तो अब जैसे उस लड़की का जो ट्रिगर था वो था कि अगर हस्बैंड थोड़ा सा भी लाउड हो जाए, तो लाउड वॉइस किसी मेल की, उसका एक ट्रिगर था। राइट। अब वो ट्रिगर कैसे था? क्योंकि उसके अंदर प्रोग्रामिंग हुई हुई थी, उसने अपने फादर को इस तरीके से देखा था। राइट। जब उसके फादर अल्कोहलिक थे, लाउड होकर मारते थे या चिल्लाते थे, गालियाँ देते थे, तो उसके अंदर की वो प्रोग्रामिंग और बाहर उसी का ये कनेक्शन, जैसे फ़ैन होता है, लाइट है, तो हमारे स्विचेस होते हैं, तो जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो वहाँ पर वायर से जो करंट जाता है और एकदम फ़ैन या लाइट ऑन हो जाते हैं। राइट। तो हमारे अंदर भी ना इसी तरीके की वायरिंग हुई हुई है। ओके। हमारे न्यूरॉन्स में वायरिंग होती है, तो उसको हम कहते हैं सिंपल भाषा में प्रोग्रामिंग हुई हुई है। ओके ओके। तो जैसे ही बाहर से कोई भी पांचों सेंसेस से अगर आपको कोई भी ट्रिगर मिलता है, यानी कि आपने कुछ ऐसा देख लिया, आपने कुछ सुन लिया, ऐसा स्मेल करने से भी हो जाता है, कई बार टेस्ट करने से भी हो जाता है, टच करने से भी हो जाता है, तो आप ना ट्रिगर हो जाते हैं। ये ट्रिगर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे अगर आपने किसी की कोई फ्रेगरेंस है, कोई खास
परफ्यूम लगा रहा है कोई, तो कई राइट बार ना उसको स्मेल कर कर याद आ जाती है ना, अरे ये हाँ तो उसने उस ऐसे खास किया पर्सन ने भी हाँ लगाया था, हाँ या या फिर कुछ भी अच्छी मेमोरीज भी मेमोरीज एकदम से हाँ अच्छी अच्छी मेमोरीज ट्रिगर हो मेमोरीज भी हो जाती है। सकती है राइट या आप कहीं गए, कुछ अपना स्मेल, कुछ हाँ खुशबू से एकदम से हाँ आप ट्रिगर हो जाते हैं। राइट तो ट्रिगर ना पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। पॉजिटिव अच्छा नेगेटिव किस बात पर डिपेंड करता है कि आपके अंदर उससे एसोसिएटेड प्रोग्रामिंग क्या है। अगर आपके अंदर हैप्पी प्रोग्रामिंग है तो आपका पॉजिटिव ट्रिगर हो गया वो। अगर ओके आपके अंदर नेगेटिव कुछ प्रोग्रामिंग है, कुछ खराब एक्सपीरियंस पड़ा हुआ है, तो आप नेगेटिवली उससे ट्रिगर हो जाएंगे। लेकिन ओके बाहर की कोई चीज़ हमें तब तक ट्रिगर नहीं कर सकती जब तक हमारे अंदर रिलेटेड प्रोग्रामिंग ना हो। ओके तो ट्रिगर्स का दोष नहीं होता उसमें। हाँ बात यह है कि हमारे अंदर उससे रिलेटेड कुछ प्रोग्रामिंग है। अदरवाइज बहुत सारे लोग लाउड भी होते हैं नेचुरली भी। हाँ ऐसा नहीं है कि वो कुछ डोमिनेट करने के लिए लाउड कर रहे हैं, राइट उनकी नेचुरल वॉइस ही वॉइस ही लाउड है। लाउड है हाँ तो वो ऐसा नहीं कि आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी के अंदर कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग होगी तो वो ये नहीं समझेगा कि इसकी नेचुरल ही आवाज़ तेज़ है। वो ये सोचेगा ये आवाज़ तेज़ इसलिए कर रहा है क्योंकि ये मुझे कंट्रोल करना चाह अच्छा रहा अच्छा है, डोमिनेट हाँ करना कई चाह लोग रहा बोलते हैं कि ऊंची आवाज में मैं बात नहीं कर है। पाती यस। हूँ अच्छा हाँ। उनकी कोई ना कोई मेमोरी रही होगी जिसको प्रोग्रामिंग बोलते हैं हम्म, जिसकी वजह से वो ट्रिगर होने वाले हैं वो ट्रिगर हो जाते हैं। ओके तो ये ट्रिगर्स ना हम सबके बहुत सारे होते हैं। हाँ और हम तो कई बार ना पॉजिटिव ट्रिगर्स बनाते भी हैं। राइट आपने देखा होगा स्पोर्ट्स पर्सन को, या बहुत प्रोमिनेंट लोग जो होते हैं, वो कोई एक छोटा सा रिचुअल करते हैं अपने आप को एक पॉजिटिव स्टेट में ट्रिगर करने के लिए, कॉन्फिडेंस अच्छा उसमें ट्रिगर करने के लिए। अच्छा ओके जैसे ये इसको एंकर भी कहते हैं, हम ट्रिगर भी कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर है मेरा टुडे इज माई डे, ये एक ओके अफर्मेशन है, और यहाँ पर ओके एक स्माइली बना हुआ है ये, हाँ और हाँ ये शिव का ओम है। ओके तो ये ना मेरा एक एंकर है, और इसको हम ट्रिगर भी कह सकते हैं, कंडीशनिंग भी कह सकते हैं, प्रोग्रामिंग कुछ भी कह सकते हैं। एक ही बात है, अलग अलग नाम है। अच्छा तो ये है कि टुडे इज़ माई डे, हर रोज़ मैं सुबह उठ कर देखती टुडे इज़ माई डे, और हर ओके डे ही टुडे होता है। हाँ राइट तो आज मेरा दिन है, तो ये मेरा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम बूस्ट कर देता है, ओके क्योंकि इससे मेरे ना प्रोग्रामिंग कर लिया मैंने। अच्छा ट्रिगर को हम ये मतलब मेरा पॉजिटिवली देखते भी ही यूज कर ट्रिगर हो गया सकते है। हैं यस। ओ नाइस मैम बिकॉज अभी तक हम लोग हमेशा ट्रिगर को नेगेटिवली देख रहे थे नहीं कि यार ये ट्रिगर है मेरा इसने मुझे ट्रिगर कर दिया ओके दिस इज नेगेटिव नाइस सेंस में ज़्यादा इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं ना, क्योंकि उसी से तो दिक्कत होती है। हाँ राइट पॉजिटिव वालों से तो कुछ होता नहीं है। मान लीजिए अभी मुझे यहाँ पर कुछ भी ऐसा क्लू मैं देख लूँ, कुछ भी हाँ चीज़, या सुन हाँ लूँ मैं कुछ हाँ भी चीज़, तो उससे मेरी कोई पॉजिटिव मेमोरी होगी, तो उससे तो मुझे अच्छा ही फील हो रहा होगा ना। राइट तो राइट मेरे राइट अंदर अंदर ज़्यादातर मेरे चेहरे पे स्माइल आ जाएगी, तो आप पूछ सकते हैं अरे क्या हो, तो मैं क्या बोलूँगी, अरे वो कुछ याद आ कुछ गया याद आ बस। गया हाँ लेकिन इससे मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है, राइट तो इसका पता नहीं चलेगा इतना ज़्यादा। राइट 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 लेकिन नेगेटिव के बाद ना हम पैनिक मोड में भी चले जाते हैं, कई बार ओवर रिएक्ट करने लग जाते हैं, ओवरली डिफेंसिव हो जाते हैं, तो उससे हम ना क्योस फैला देते हैं। इसलिए राइट नेगेटिव ट्रिगर्स पॉपुलर हो जाते हैं। हाँ राइट 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 सो मैम ट्रिगर्स को पॉजिटिवली यूज़ करना स्टार्ट कर दें तो ये भी एक इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट है कि आप अपने कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स ढूंढ लें सो दैट यू कैन मोटिवेट योर सेल्फ तो मैम पहले तो ये समझ लेते हैं कि नेगेटिव ट्रिगर्स को कैसे ढूंढें कि मेरे क्या ट्रिगर्स हैं तो इज़ देयर एनी प्रोसेस दैट वी कैन आइडेंटिफाई आवर ओन ट्रिगर्स देखिए ये ना हम थोड़ा थोड़ा अपने बारे में अवेयर होना शुरू करते हैं, तो हम अपने हाँ ट्रिगर्स को इजीली पता लगा सकते हैं। ओके कौन से लोग हैं जो मुझे ट्रिगर करते हैं। आपने ऐसा देखा होगा कि कुछ लोग ना हमारे सामने आते हैं, या उनकी हम आवाज़ सुनते हैं, हम नेचुरली बहुत अच्छा फील करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारा सेफ्टी नेटवर्क जोन में हम एंटर कर गए हैं। हाँ वहीं पर कुछ लोगों की शक्ल देखते ही हमें हाँ गुस्सा आने लगता है, हाँ क्योंकि हमारी कोई नेगेटिव प्रोग्रामिंग हुई हुई है उनसे, नेगेटिव ओके एंकरिंग हुई हुई है उनसे। ओके राइट तो वो हमें ऐसे ट्रिगर करते हैं। तो हमारे कौन से, हम लिस्ट बनाएं कि कौन से लोग हैं जिनसे मैं नेगेटिवली ट्रिगर हो जाती हूँ, कौन से ऐसे प्लेसेस हैं, कौन से ऐसा मेरा थॉट मेमोरीज हैं जो मुझे नेगेटिवली ट्रिगर कर देते हैं। तो हम ना अपनी पांचों सेंसेस के अकॉर्डिंग इस तरीके से अपनी ट्रिगर की लिस्ट बनाएं, सोच सोच कर, याद कर कर, ठीक है कि मैं तो जब पहले भी हम वहाँ जाती हूँ किसी ह्यूमन प्लेस की पर। बनाते हैं कि हाँ, कौन कौन से लोग हैं जो हमें ट्रिगर करते हैं जिनको देख के हमें गुस्सा आता है मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताती हूँ आपको। ठीक है जैसे एक ठीक लेडी है मेरे पास आई, ठीक है उसके बहुत सारे नेगेटिव ट्रिगर्स थे। ओके जैसे वो जब भी अपनी मदर इन लॉ को देखती थी तो वो ना ट्रिगर हो जाते थे। हाँ अब पहले तो लगा कि शायद मदर इन लॉ के बारे में इस तरह की नेगेटिव कंडीशनिंग पहले से ही हुई भी होती है लड़कियों की, हाँ कि सास तो दुखी करती है। लेकिन ऐसा नहीं था कि उसकी वो वाली कंडीशनिंग जनरल कंडीशनिंग का पार्ट नहीं था। नहीं हाँ उसकी मदर इन लॉ सच में बहुत बड़ी नार्सिसिस्ट थे। तो वो क्या करती थी, बहुत ही कैरिस्मेटिक ना, जैसे कोई भी और घर में आएगा तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करना, लेकिन हाँ फिर तारीफ़ के बीच बीच में बहुत ही ज़्यादा इस तरीके से उसकी बिल्कुल बेइज्जती भी कर देना
कि जैसे ना कि भाई हमारी बहू तो आराम से 11 बजे भी उठती है, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो लड़की की तरह रखते हैं। हाँ, हम तो बहुत मॉडर्न मतलब हैं। इस तरीके से हाँ कह हाँ दिया हाँ, और फिर इस कैरिस्मेटिकली। तरीके से वो कर लिया। राइट। हाँ, वैसे तो आजकल के बच्चों को हाथ पैर हिलाने में बिल्कुल भी अच्छा लगता ही नहीं है। इनके तो 4 दिन भी ग्लास अगर एक जगह पड़ा रहे तो 5वें दिन भी हमें उठा कर रखना पड़ता है। ये भी सबके सामने कह दिया और फिर हंस के कह दिया भाई हमारी बहू तो, हम तो बच्चों की तरह रखते हैं। हाँ, तो शुरुआत में उसको समझ में नहीं आया कि ये मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ क्या गेम कर रही है, ओके। कि मेरी सारी बातें बोल भी देती है हाँ, और फिर ऐसे भी बोलती है। वो धीरे 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 धीरे, लेकिन जब उसको लगा कि ये तो मेरे हस्बैंड के बीच में भी झगड़ा कराने लगी है, हाँ, मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उससे भी मेरी बॉन्डिंग खराब होने लगी है, और सबके पीछे जो रोल प्ले कर रही है इंपॉर्टेंट, वो मेरी मदर इन लॉ कर रही है सबके सामने अलग तरीके से, तो उसकी ना एक हाँ, नेगेटिव कंडीशनिंग हो गई। तो जब भी मदर इन लॉ को वो देखती एकदम से वो ट्रिगर हो जाती थी। राइट। फिर कुछ टाइम के बाद उसने अपने हस्बैंड से बात करी कि भाई मुझे ना साथ में नहीं रहना है, हम ओके। अलग रहेंगे। ओके। जब रोज़ रोज़ के लड़ाई झगड़े हो रहे थे तो हस्बैंड ने भी सोचा कि चलो कोई बात नहीं, सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है। अब लेकिन माँ बाप से सेपरेट आप घर कर सकते हो, रिश्ते तो नहीं तोड़ सकते ना। हम्म, तो जब भी मदर इन लॉ के घर जाना होता था तो वो प्लेस भी अब उसका ट्रिगर उसके हो लिए गया। ट्रिगर हो गया कि वहाँ जाने से पहले ही वो ट्रिगर होने लग गई कि अब वहाँ जाना है, 1 हफ्ते के लिए जाएंगे, वो फिर कुछ बोलेंगी, फिर वैसा होगा, मैं वहाँ से हाँ कहीं जा नहीं हाँ, सकती हूँ। तो उसको उस प्लेस से भी दिक्कत होने लग गई राइट राइट राइट। कि अगर ज़रूरी भी हो, उसके फादर इन लॉ की तबीयत खराब थी, तब भी उसको इतनी तकलीफ हो रही थी कि एक दिमाग तो उसका बोल रहा था कि नहीं, एज ए डॉटर इन लॉ तुम्हें जाना जाना चाहिए, चाहिए। और दूसरा उसका दिमाग ये बोल रहा था कि नहीं, वहाँ जाओगे, वहाँ पर फिर वही तुमको बात बात में सुनाएंगी और ऐसे करेंगी वैसा करेंगी। तो प्लेस भी उसके लिए एक ट्रिगर। ट्रिगर हो गया इस अच्छा, तरीके से। ओके। तो ऐसे ना ट्रिगर्स जुड़ते भी चले जाते हाँ, हैं, और एक के साथ अगर एक उन ट्रिगर। मदर इन लॉ ने कोई परफ्यूम लगाती होंगी तो वो भी उसका ट्रिगर होगा, जैसे स्मेल। उनकी मदर इन लॉ ना, जैसे पहली लेडीज थी ना यहाँ पे, पफ वाला वो जूड़ा बनाती थी, हाँ हाँ हाँ। तो वो पफ वाला जूड़ा बनाती थी। ओह। तो जब भी वो किसी लेडी को देखती थी पफ वाले जूड़े के साथ ट्रिगर। तो उसको वो कनेक्ट हाँ करता था मदर इन लॉ से, कि ये भी ऐसे ही, उसके दिमाग ने क्या परसीव किया कि ये चालू औरतें बनाती हैं ऐसा, हाँ, ओके। जबकि ऐसा नहीं है कि वो हाँ, पफ वाला जूड़ा कोई चालू औरतें ही बनाती हैं। ओके। लेकिन उसके दिमाग ने उसका भी एसोसिएशन कर लिया। वो जब भी कोई ऐसी लेडी देखती थी जिसने पफ और हाँ जूड़ा बना हाँ रखा है, हाँ हाँ, तो उसका दिमाग ना उसको मदर इन लॉ की याद ओके दिलाता था, तो वो भी ओके उसका एक ट्रिगर बन गया। ओके। सास बहू का कोई सीरियल आता था तो वो भी उसके ट्रिगर बन गए, कोई अपनी मदर इन लॉ की बात करता था तो वो भी उसका ट्रिगर बन गया। तो इस तरीके से मल्टीपल ट्रिगर्स, छोटे बड़े, ओके। कोई ट्रिगर हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है और कोई हाँ, कम कर रहा है। ओके। लेकिन बाहर तो ये ट्रिगर्स मौजूद रहेंगे ही, पफ वाला जूड़ा भी कोई बनाएगा, कोई मदर इन लॉ की बात भी करेगा, सीरियल्स भी आएंगे, सब कुछ हाँ, आएगा। राइट। तो ट्रिगर्स आप ख़त्म नहीं कर सकते, ओके। आपको प्रोग्रामिंग चेंज करनी है। तो जी। जब भी हमारे पास लोग आते हैं हम बोलते हैं कि आप ना प्रोग्रामिंग चेंज करो, ओके ट्रिगर को आप बिल्कुल न्यूट्रल कर दो, कि अगर ओके। सामने वो चीज़ दिखाई भी दे, सुनाई भी दे, स्मेल भी आए, कुछ भी किसी भी सेंस में आपको ट्रिगर हो, उस प्लेस पर जाना भी पड़े, आपका कोई थॉट का सजेशन भी आए, लेकिन आप उस पर रिएक्टिव होने की बजाय उस राइट। टाइम आप सेल्फ कंट्रोल में रहो। तो ओके। उसमें आपको क्या है, आपके इंटरनल डायलॉग्स पहले आपको सुनना पड़ता है कि इस अच्छा। ट्रिगर से रिलेटेड आपके अंदर का इनर सेल्फ क्या बोल रहा है, क्या स्टोरी उसके पास फीडेड है। उस स्टोरी को आप पेपर पेन लो और लिखो कि इसके पीछे मेरे दिमाग में ये कहानी बनी हुई है। ओके। उस कहानी को आपने पढ़ लिया, अच्छी तरीके से समझ लिया। अब आप अपनी भलाई के लिए, क्योंकि दूसरा इंसान अभी भी गलत है, लेकिन अगर आपको अपना मेंटल पीस चाहिए तो आपको उस कहानी को रीराइट करना ही पड़ेगा। ओके। यहाँ पर एक चॉइस करनी पड़ती है कि सामने वाले पर आपको दया ज़रूरी नहीं कि आप हर बार दिखाओ, लेकिन अपने ऊपर तो दया दिखानी पड़ेगी। राइट आप ही तो परेशान हो रहे हो ना। राइट। सामने वाला अगर नार्सिसिस्ट है, उसे क्या फ़र्क पड़ रहा है? उसे तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो तो खुश है, लेकिन आप दुखी हो। और वो ना ट्रिगर्ड लोग को देख के खुश भी होते हैं मैम, मैंने ये बहुत भी ज़्यादा नोट खुश किया होते है, हैं, वो चाहते ही ट्रिगर हो। आई वो हैव बहुत नोटिस दिस। बहुत खुश होते हैं, हाँ ठीक है ना। हाँ और कई बार वो इस चीज़ को सेंस भी कर लेते हैं, और हाँ। कई बार उनको भी नहीं पता होता, लेकिन उनके साथ ये हो रहा होता है। अब आप दुखी हो तो आपको बड़ा सोचना है और अपने लिए, अपनी सुख शांति के लिए आपको जो है ना उस स्टोरी को चेंज करना है। तो सबसे पहले जो जैसा है हम कहते हैं उसे एक्सेप्ट करो। ओके। जब तक आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि हाँ। मेरी मदर इन लॉ को मुझसे अच्छे से बिहेव करना चाहिए, ओके। उनको समझ होनी चाहिए हाँ। कि मैं उनकी डॉटर इन लॉ हूँ, ऐसा बिहेव मेरे साथ नहीं करना है, जब तक ये आपने एक्सपेक्टेशन करी राइट। तब तक आप दुखी रहोगे। हाँ। आप एक्सपेक्टेशन की बजाय एक्सेप्ट करो कि मेरी मदर इन लॉ खुद ही वुंडेड हैं, उनका अपना ट्रॉमा है उनके पास, उनकी खुद की एक रॉन्ग चाइल्डहुड कंडीशनिंग है जिसकी वजह से वो ऐसी हो गई हैं और मेरे साथ इस तरीके का बिहेव कर रही हैं।
और एक्सेप्ट करो कि मेरी मदर इन लॉ आज एक नार्सिसिस्ट की तरह तैयार हो गई है। अच्छा। अब आपकी एक्सपेक्टेशंस नहीं रहेंगी, क्योंकि अब आप रियलिटी में आ गए हो। अब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ये ऐसी ही है, तो उनकी बातों का आप पर ऑटोमेटिकली असर आना बंद हो जाएगा। ओके। क्योंकि आप किससे उम्मीद करते हो कोई हाँ, चीज़ जिसको आप हाँ। सही मान रहे होते हो, राइट। लेकिन जब राइट। आपको पता चल गया, हाँ। एक बीमार आदमी से आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो उठकर आपके लिए कुछ करे? आप एक हेल्दी आदमी से तो उम्मीद करोगे ना। जब आपने उनको मान लिया कि उनके खुद की चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग की वजह से राइट। वो तो खुद एक ऐसी विक्टिम है, एक ऐसी सफरर है जिसको पता भी नहीं। अच्छा, दया के भाव से देखने लगे दया के उन्हें। भाव से आप उन्हें देखो और उन्हें एक्सेप्ट कर लो, तब आपकी एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाएंगी। हाँ, एक कमेंट भी था लास्ट एपिसोड में कि मेरी मदर इन लॉ बहुत कैरिस्मेटिक है, बहुत स्वीट है सबके सामने, बट उनकी रियलिटी मुझे पता है। तो जब वो स्वीटली बात कर रही होती है लोगों से या मेरे सामने मेरे बच्चों से, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, आई फील हेल्पलेस, क्योंकि मुझे उसकी रियलिटी पता है। तो इस ट्रिगर को या इस इमोशन को वो कैसे कंट्रोल करेंगे? जब आपको पता है कि वो असलियत में कैसी हैं और हाँ। दिखा कैसी रही हैं, हाँ, बहुत ठीक है स्वीट ना, है। हाँ। तो उनके अंदर ये जो डुअलिटी है, आप इसके बारे में जानते हो तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इससे गुस्सा आ रहा है। हाँ। गुस्सा क्यों आ रहा है? नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से, कि ओके। ये कैरिस्मेटिक दिखाती हैं लेकिन है नहीं। हाँ। अगर आपने एक्सेप्टेंस कर ली, हाँ। तो आप उनके रियल सेल्फ को ही देखोगे, कैरिस्मेटिक सेल्फ को देखना बंद कर दोगे। हाँ। हाँ। राइट। लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो इस चीज़ को। आप Right. एक्सेप्ट कर लो कि ये दिखाएंगी कुछ और, है कुछ और, जो है हम्म। उस पर मुझे यकीन करना है, ना कि जो दिखा रहे हैं उस पर यकीन करना है। दिखावे पर नहीं जाना होता है, Right. वास्तविकता से डील करना Right. होता है। तो आप उनके वास्तविक रूप को एक्सेप्ट कर लो कि ऐसी है। हाँ। और जब वो कैरिस्मेटिकली अच्छा बोल रही हैं, तो आप उसे एड ऑन बोनस मांगो कि इस टाइम ठीक से बोल रही हैं, चलो भाई बढ़िया है, ये भी ना बोलती तो ही मैं क्या कर लेती। अच्छा। अगर इतने भी टाइम अच्छे से ना बोलती तो ही मैं क्या कर लेती, कुछ नहीं कर सकती। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको ना अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है, Okay. अपने अंदर की स्टोरी चेंज करनी है, और वो भी अपने लिए। Okay. क्योंकि आपको खुश रहना, ये जिंदगी आपकी है, दूसरे लोग नहीं सुधरेंगे। आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि दूसरा इंसान सुधर जाए और फिर मेरे को कोई दिक्कत ना हो, दूसरे कभी नहीं सुधरेंगे जब तक वो सुधरना नहीं चाहेंगे। Right. आप अपने दिमाग में उनके लिए स्टोरी चेंज कर लो। आप सबसे Okay. पहले तो उन्हें एक्सेप्ट कर लो। हाँ। कि इनको गुस्सा आता है, ये मैनिपुलेटिव हैं, ये लोगों के चेहरे पर ऐसी बहुत हैं sweet और असलियत में बनेंगी। ऐसी हैं। हाँ। आप एक्सेप्ट कर लो, और जो वो Okay. हैं उस पर यकीन कर कर चलो, और अपनी एक बाउंड्रीज बनाओ, और उस बाउंड्रीज में रहकर अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए तब उनके साथ डील करो। तो कोई भी आपकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी। क्योंकि अगर आपको पता है, मतलब मैं किसी को डिमीन नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको Right. पता है कि कोई इंसान एक बैगर जैसा है, हाँ। ठीक है, हाँ। आप उससे जाके कोई हेल्प मांगोगे क्या? नहीं ना, नहीं। क्योंकि उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है। नहीं, आप किससे मांगोगे? जिसकी हैसियत है देने की। राइट। राइट। तो जब आपने उनको ये मान लिया कि वो आपको लव, बॉन्डिंग, एक लॉयल्टी दे ही नहीं सकती, रेस्पेक्ट दे ही नहीं सकती, आप चाहोगे ही नहीं उनसे। वेरी वाइज थॉट। है ना? लेकिन आपने ये सब चीजें सोचा ना, ये कैलकुलेशन नहीं करी आपने। तो आप क्या है, आप एक्सपेक्ट करते रहोगे, आप मांगते रहोगे। ओके। तो आप कैसे एक ऐसे इंसान से एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिसके पास देने के लिए कुछ है नहीं? राइट। आप समझ जाओ कि वो अंदर से खोखले हैं, तो वो आपको क्या देंगे? क्या देगा? क्या आपको नहीं इमोशन, देगा क्या ना। प्यार देंगे वो? तो एक्सेप्टेंस में इतनी पावर है। और एक्सेप्टेंस ना बहुत आसान है। एक कॉन्सेप्ट होता है रेडिकल एक्सेप्टेंस, जिसका शायद मैंने पुराने एपिसोड में भी जिक्र किया था, यानी कि सोचने का सही तरीका। जो जैसा है उसे वैसे एक्सेप्ट करो, ना कि ये ऐसा होना चाहिए था। ये जो हमारा चाहिए वाला क्राइटेरिया है ना, कि इनको समझना चाहिए, इस चाहिए वाले क्राइटेरिया में लोग फिट नहीं होते हैं। राइट। तो जो है जैसा है उसे वैसे एक्सेप्ट करो, और अपने दिमाग में उसकी एक ऐसी न्यूट्रल इमेज कर लो जिससे कि आपको फर्क पड़ना बंद हो जाए। ओके। तो मैम, जैसे लोग रेफरेंस भी देते हैं ना कि उसके घर में इतनी अच्छी मदर इन लॉ, इतना प्यार करते हैं, मुझे क्यों नहीं मिला, मतलब मेरी लाइफ में ये लैक क्यों कर रहा है, तो इस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, इसका ना एक एग्जांपल मैं ही हूँ। मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छी हैं। आज के टाइम की मतलब मैंने दूसरी कोई लेडी ऐसी देखी नहीं है। मेरी मैरिज को 20 साल हो गए हैं, और 20 साल में ना ऐसा लगता है कि जैसे 20 साल पहले मैं दोबारा पैदा हुई थी, और मेरे इन लॉज ने मुझे दोबारा से पाल पोस के बड़ा किया है। इतना पैम्पर्ड वे में रखते हैं कि मैं सुबह जब उठती हूँ तो घर में हाउस होल्ड जो हाउस हेल्प होती हैं उनके होने के बावजूद भी मम्मी किचन में ज़रूर होती हैं कि अगर किसी ने भी इसके खाने में कुछ गड़बड़ कर दी तो ये कहेगी कुछ नहीं, लेकिन अगर 2 खाती होगी तो 2 की बजाय 1 खाकर चुपचाप से चली जाएगी।
तो वो सिर्फ इस प्यार की वजह से हाउस हेल्प को साइड करके बोलती हैं इसका तो मैं ही बनाऊंगी। ठीक है ना, इस तरीके से मेरा दोपहर को अगर लंच भी आता है तब भी मेरी जो है ना मदर इन लॉ पूरा का पूरा वहाँ पर खड़े होकर पूरा देखती हैं कि टिफिन में क्या रखा है। इस तरह से वो जो है ना मेरे को बिल्कुल पैम्पर करके रखते हैं। इतना अच्छा है। अब ये सवाल मुझसे भी बहुत लोग बोलते हैं कि तुम अपनी मदर इन लॉ की इतनी तारीफ करती हो और बहुत सारे पॉडकास्ट में भी तुम इतनी तारीफ करती हो, जहाँ भी जाती हो बोलती हो। मैं उनको बोलती हूँ देखो वो तारीफ के काबिल है इसलिए क्योंकि मेरे पास इतने केसेस आते हैं जहाँ पर जो डॉटर इन लॉ मदर इन लॉ की बिल्कुल नहीं बनती है, या मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं ऐसे और बहुत सारे लोग हैं नहीं बनती है इतना ज़्यादा, लेकिन क्योंकि वो अच्छी है इसलिए मैं तारीफ करती हूँ। अब आप ये देखो कि कोई भी अच्छा बॉन्ड कैसे बनता है। अच्छा बॉन्ड ऐसे बनता है कि हम लड़कियों को भी जब हम आते हैं तो हमें ये समझना होता है कि हम इस घर में नए हैं और हम इस घर में नए हैं तो हमसे गलतियां होंगी। नया आदमी गलतियां करता है, चाहे वो किसी कंपनी में एंटर करे या किसी घर में एंटर करे। तो हमने भी क्या किया, उस चीज़ को इस तरीके से माना कि जिस तरीके से मम्मी पापा डांट लगा देते थे इस तरह से ये लोग भी कुछ कह सकते हैं। और बॉन्डिंग बनाने में टाइम तो लगता ही है। राइट। क्योंकि आप ना शादी करते हो तो 20-25-30 आजकल तो लोग 30 साल पे भी शादी करते हैं इस तरह से, तो आपकी भी खुद की प्रोग्रामिंग हुई भी होती है। तो कुछ तो क्लैशेस होंगे, तो आपको भी ना सरेंडर करना पड़ता है। तो हमारा जो इतना अच्छा बॉन्ड डेवलप हुआ कि शादी के पहले साल में ही इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप हो गया, वो इसलिए हुआ क्योंकि मैं भी अपना माइंड सेटअप कर आई थी कि मुझे सरेंडर करना है और मुझे इस घर में एडजस्ट होने में थोड़ा सा समय तो लगेगा ही। और क्योंकि मेरी लव मैरिज थी तो मेरे साथ मेरा हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है कि तुम सही हो तो तुम सही रहोगी। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं अपने माँ बाप की साइड लूँगा, जहाँ पर तुम गलत होगी तो बिना तुम्हारी रिस्पेक्ट पर आँच आए मैं जो है ना वहाँ पर तुमको भी आराम से समझा दूंगा कि भाई यहाँ पर वो लोग सही हैं। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड का भी जैसे मेरे घर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा और हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया। और 20 साल में हमारी कभी 2 बार भी ऊंची आवाज़ नहीं हो गई, ठीक है ना, कभी भी कुछ नहीं ऐसा। अगर कुछ ऐसा होता है एक दूसरे की बात नहीं भी पसंद आती है तो हम एक दूसरे की खुशी के लिए बहुत आराम से ऐसे एडजस्ट हो जाते हैं जैसे वो हम सबकी खुशी होती है। पर ये हर घर की कहानी नहीं है। राइट। ज़्यादातर घरों की कहानी कौन सी कहानी है, वही वाली कहानी है जहाँ पर मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ के बीच में मनमुटाव हो ही जाते हैं। राइट। मैम बहुत सारे रीजन होते हैं ना, कई बार मदर इन लॉ इज़ वेरी इनसिक्योर अबाउट द सन कि मेरा ही बेटा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं इंडियन सोसाइटी में। बिल्कुल, मैं उसी बात पर आ रही हूँ। तो क्या है कि जैसे मैं अपनी मदर इन लॉ से जब कभी फुर्सत में बात करी तो पता चला कि उनकी जो मदर थी जब वो 8th क्लास में पढ़ती थी मेरी मदर इन लॉ, तभी कैंसर से डेथ हो गई थी। तो बिन माँ की पली हुई बच्ची थी, तो छोटी सी उम्र से जिम्मेदारी थी। फिर जब शादी होकर आई तो यहाँ पर जो हमारी दादी थी वो भी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन फिर भी कुछ बंधन थे पहली औरतों पर होते थे। तो मेरी मदर इन लॉ के पास चॉइस थी कि जिन बंधनों में वो रही या तो वो उन बंधनों में मुझे भी बांधते या फिर वो ये सोचें कि हमने अपनी ज़िंदगी उस तरह से नहीं जी है, ये आज की आई हुई बच्ची है, इसको ज़िंदगी जीने देती हूँ मैं। वही मैम, दो तो तरह से मेरी रिएक्ट मदर इन करते हो लॉ ने आप। ये सोचा कि जो मुझे नहीं मिला, जो मेरी केयर नहीं हुई, वो मैं इसकी करूँगी। राइट। एक होता है कि जो मेरे साथ हुआ है मैं भी इसके साथ वही करूँगी। एग्जैक्टली, ठीक है। तो मेरी मदर इन लॉ ने ये सोचा। ऐसा नहीं है कि उनके पास वुंड्स नहीं थे, उनके पास भी थे, उनके भी दिल दुखा हुआ था बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन हम दोनों ने ऐसे सहेलियों की तरह बातें करी। उन्होंने अपना दिल मुझसे हल्का किया तो मैंने अपनी समझ से उनकी हेल्प करी। जैसे जैसे वो दिल हल्का करती गई वो हील होती गई और मुझे आज़ादी देती गई, मुझे पंख देती गई। आज मैं जितना सक्सेसफुल हूँ उसमें सबसे बड़ा रोल मेरी मदर इन लॉ का है, क्योंकि अगर उन्होंने मेरा घर मेरे बच्चे को ना संभाला होता तो मैं इतना फ्रीली वर्क नहीं कर पाती, क्योंकि मेरा ट्रैवल भी इतना रहता है, क्लिनिक पे भी इतना ज़्यादा बिजी रहती हूँ। तो मेरी जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैकबोन है वो मेरी मदर इन लॉ है, क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि मेरे जो दुख दर्द हैं उनको ना ये खुश रहेगी ना तो मैं हील होती रहूँगी। और फिर उन्होंने भी, जब मैं उनकी एक फ्रेंड के रूप में आ गई, किटियाँ ज्वाइन कर ली उन्होंने भी, है ना, आना जाना पहनना ओढ़ना शुरू किया, खूब अच्छे से उन्होंने अपने आप को हील कर लिया। और उन्होंने ये सोचा कि जो मेरे साथ हुआ पाबंदियाँ वो इसके साथ नहीं। तो इस तरह से जो हमारी मदर इन लॉ, जो हमारी मदर फिगर्स होती हैं वो भी बहुत वुंडेड होती हैं, क्योंकि पहले की औरतें बहुत बंधन में रहती थी, वो बहुत सप्रेस्ड रहती थी, उनको बड़े सारे कॉम्प्रोमाइजेस सेक्रीफाइसेस करने होते थे। तो अब क्या है कि जिसने जैसा सहा है, जैसे घाव है, वो आगे भी वैसा ही ट्रांसफ़र कर देते हैं बिना सोचे। इसे कहते हैं जनरेशन ट्रॉमा। और अगर
वहीं पर कोई इंसान ये सोचे कि जो मेरे साथ हुआ वो मैं आगे नहीं होने दूंगी, मैं चेन को यहीं पर ब्रेक करूंगी, राइट, तो वो लेडी अपनी बहू को हमेशा बेटी की तरह रखेगी, फ्रीडम देगी, वो बहू के थोड़े बहुत नखरे भी झेल लेगी और उससे इवेंचुअली बहुत प्यार भरा बॉन्ड बना लेगी, हाँ, क्योंकि वो खुद हील हो चुकी होगी या हील राइट, होने के प्रोसेस में होगी। वो बहू को भी मजे कराएगी और खुद भी मजे करेगी। हाँ, राइट, लेकिन जो हील नहीं हुई है या जिसको पता भी नहीं कि वो वोंडेड है और जिसे पता भी नहीं कि हीलिंग नाम की कोई चीज़ होती है, हील हुआ जा सकता है, वो उस पेन से इतना तड़फड़ाती रहती है, उसको ऐसा लगता है कि मेरी कम्युनिटी बढ़े। ओके, वो अनजाने में, ऐसा नहीं है कि वो कोई बड़ा प्लानिंग करके आपको परेशान करेगी, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि अच्छा, इस ना चेन को ब्रेक भी किया जा सकता है। हाँ, तो जनरेशन टू जनरेशन आप देखते होंगे कि बहुत सारे हम्म, उसमें, कि जैसे मेरे पास एक क्लाइंट थी, उसकी नानी जो थी वो बहुत ज़्यादा इमोशनल सप्रेस्ड लेडी थी, क्योंकि नाना जी अलग थे। फिर उसकी मदर ने वही सब कुछ देखा, इमोशनल सप्रेशन, वो भी वैसे हुई। ओके, अब उसने अपनी बेटी को भी वैसा ही करना शुरू करा, हम्म, वो भी वैसे हुई। अब वो उसकी खुद की बेटी भी हुई। तो वहाँ पर उसको रियलाइज़ हुआ, अरे पास क्या ऑन चलता करते आ जा रहा है ये रहे सब चीज़। हैं, मैं चाह रही हूँ मेरी बेटी बोल्ड बने, कॉन्फिडेंट बने, और मैं उसको कुछ ना कुछ ऐसा बोल देती हूँ जो उसके लिए बहुत हर्टिंग हो जाता है। हाँ, तो उसने रियलाइज़ किया, और आज के टाइम में थोड़ा अवेयरनेस भी है इन सब चीज़ों के लिए, तो उसको समझ में आया। फिर वो मेरे पास आई, तो तब मैंने उसको समझाया, जनरेशन ट्रॉमा तुम कैरी कर रहे हो कैरी कर रहे हो, और इसकी राइट, चेन तुम्हें ब्रेक करनी पड़ेगी। जो राइट, तुम्हारे अंदर ड्यूअलिटी है हाँ, और जो तुम्हें हाँ, गिल्ट आ जाता है कि राइट, मैं एक तरफ तो अपनी बेटी को बड़ी कॉन्फिडेंट बोल्ड बनाना चाह रही हूँ और दूसरी तरफ मैं उसको ऐसा कुछ इमोशनली अब्यूज़ कर देती हूँ जिससे कि वो बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस खो देती है अपना। तो आपको अपने आप को हील करना पड़ेगा। जो आपके अंदर सप्रेस्ड एनर्जी है हाँ, उसको आपको रिलीज़ करना पड़ेगा। हाँ, अपने साथ बैठो और अपने इनर चाइल्ड पर वर्क करो, ओके, तब ओके, जाकर वो हील हुई। राइट, उसके राइट, बाद वो सारी चीज़ें जो सबकॉन्शियसली हो जाती थी, वो जानबूझ के ऐसा नहीं कर रही होती थी, राइट, लेकिन सबकॉन्शियसली हो जाती हाँ, थी, वो सारी चीज़ों की चेन ब्रेक हो गई, क्योंकि ओके, उसके लिंक्स ही खत्म ओके, हो गए। ओके, और तो मैम ये इनर चाइल्ड हीलिंग की कोई एज भी होती है, राइट? कि भई आप 30s में हो तो ही कर सकते हो या आप 70s में हो तो नहीं कर सकते हो? किस इसकी कोई एज नहीं होती है, ये किसी अच्छा, भी एज में हो जाती है। जैसे ओके, मेरे पास एक 72 ईयर्स की लेडी आई थी, ओके, 9 साल की एज में उनके घर के नौकर ने हुँ, उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ था। तो अब 9 साल का बच्चा जब वो मैं 6 साल पहले की बात बता रही हूँ, 6 साल उनको हील हुए हो गए हैं। ओके, तो उस टाइम पर जब वो 9 साल की होंगी, तो सोचो ना, मतलब किसी-किसी के घर में नौकर होते थे, तो काफ़ी बड़े हाँ, परिवार से थी परिवार वो। से होंगी, राइट, तो घर के नौकर ने ही छत पे ले जाकर उनको इस तरह से सेक्सुअली काफ़ी दिनों तक बुरा एक्सपीरियंस ओके, दिया। ओके, कभी किसी से कह नहीं पाई, लेकिन ऊपर हुँ, से बड़ी होती रही। लेकिन अंदर-अंदर जो भी इस तरीके के लोग थे, जैसे दूध वाला था या माली हुँ, आता था या कोई भी इस तरीके का जो बाहर से सफाई करने वाला हुँ, आता हुँ, था, हुँ, सारे जो ऐसे घर में काम करने वाले कैटेगरी के जो लोग हुँ, होते हैं, हुँ, उन सब से एक अजीब-सा डर, एक अजीब-सी घृणा सी बैठ गई। एंड शी इज़ 72 जब यस, ये आपके साथ 72 सेशन में ले वो, रही हैं, हाँ, उनकी डॉटर के कहने पर उनको ये था कि मुझे मरने से पहले अपने हील होना अंदर है, का जो है ना, सब कुछ जो है कार्मिक अकाउंट सेटल करना है, हील होना है। हील होना है। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि 9 साल की एज में हुए हुए अब्यूज़ की वजह से आज तक उनके साथ ये हो रहा है। अच्छा, शी वाज़ नॉट हाँ, अवेयर, वो अवेयर नहीं थी। ओके, उनको बस ये था कि पता नहीं क्यों मुझे आदमियों से ऐसा वो लगता है, और जबकि उनके हुँ, खुद के 2 बच्चे थे। तो मैंने हुँ, उनसे हुँ, सवाल पूछा, आपने हुँ, खुद सेक्सुअल रिलेशनशिप में गई? हाँ, लगी मैडम, ये 2 बच्चे तो पैदा हो गए ओके, कि मेरे हस्बैंड मेरे करीब आते थे, लेकिन मुझे कभी फुलफिल्ड फ़ील नहीं हुआ सेक्सुअली, और ओके, ना ही कभी मेरा अपनी तरफ से कोई मन किया कि मैं कुछ हुँ, इनिशिएटिव लूँ या कुछ है। कि हमारे अच्छा, टाइम में ना तो औरतें ऐसे खुलकर बोलती थी और ना कभी मेरी अंदर से भी इच्छा नहीं हुई। अच्छा, बस ये था कि शादी हुई थी मेरी, तो बच्चे तो करने ही थे। हुँ, 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 और मुझे हमेशा से घर में जब भी कुछ इस तरीके के आदमी आते हैं, ओके, तो मुझे एक अजीब-सा कुछ हो जाता है, मुझे भी नहीं पता। तो मैं सत्संग वगैरह सुन रही हूँ और ये सब सुन रही हूँ, तो मुझे वहीं से पता चला कि कुछ कार्मिक अकाउंट होते हैं, हाँ, हाँ, वो हाँ, सेटल करके जाओ। अब मैं अच्छा, 72 की हो गई हूँ, तो मुझे लगता हुँ, है कभी भी बुलावा आ सकता है भगवान का। तो कुछ ऐसा है तो मुझे बताओ। मेरी डॉटर ने कहा कि नहीं, मुझे साइकोलॉजिस्ट के पास ही जाना है। हुँ, तो हुँ, मैं तो हुँ, डॉटर के कहने पर आई हूँ। ओके, फिर उनसे जब सब बात करी, उनके चाइल्डहुड के बारे में पूछा, तब ये सब लिंक मिला और कनेक्शन बैठे। उनके और भी 2-3 इश्यू थे। तो अच्छा, वो सब चीज़ें उनका इनर चाइल्ड ने अभी तक भी होल्ड करके रखा था। अब देखो ना, इतनी ओह! बड़ी एज में भी। सेक्सुअली अब्यूज्ड चाइल्ड, यस, 72 इयर्स ओल्ड यस, लेडी अभी तक वो होल्ड किया हुआ है उन्होंने। होल्ड किया हुआ था। और जबकि ऊपर से उन्हें सब पता है कि कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, कोई कुछ कर हाँ, कर भी नहीं सकता, राइट, ठीक राइट, है? लेकिन वो अंदर का जो इनर चाइल्ड है ना, उसकी टाइमलाइन बिल्कुल अलग है। हुँ, 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 वो हमारे बाहर की टाइमलाइन के हिसाब से नहीं चलता है। अगर ओके, आपने 4 साल की, 5 साल की उम्र में हाँ, कोई हाँ, भी फ़ियर कैच किया था, तो हुँ, आप आज 40 साल के भी हो गए हो, हुँ, तो वो आपको उस 4 साल के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सजेशन देकर रोकेगा ही रोकेगा। ऐसा हो ही नहीं हुँ, सकता कि अंदर से वो सजेशन नहीं आएगा।
ओके। इसीलिए चाहे आप बात बेबात झूठ बोलते हो, हाँ, आप हाँ, किसी भी बात से डर जाते हो, आप हाँ। डिसीजन ना ले पाते हो, आप अपनी रिलेशनशिप में बार बार चीट कर रहे हो, पार्टनर्स चेंज कर रहे हो, कुछ भी है, सबके लिंक्स आपके अंदर हैं। चाइल्डहुड और से। आपके चाइल्डहुड में के जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो ओके, इम्पॉर्टेंट रोल आपकी लाइफ लॉन्ग प्ले करते रहते हैं। ओके, तो इनर चाइल्ड हीलिंग की कोई एज नहीं होती है, ओके। किसी भी एज में आराम से इनर चाइल्ड हीलिंग हो अच्छा। सकती है। ओके, ओके, राइट। सो मैम विल कम टू द इनर चाइल्ड हीलिंग अगेन। एक बीच में मुझे बात करनी थी, लास्ट एपिसोड में भी हमने बात की थी मैनिपुलेटर्स के बारे में। तो मैम थोड़ा-सा ऑडियंस को जागरूक करने के लिए कि मैनिपुलेटर्स की क्या-क्या टेक्नीक होती है, जिससे वो ये सीख जाएँ और आइडेंटिफ़ाई करना स्टार्ट कर दें कि क्या वो गलत आदमी को डेट कर रहे हैं या फिर गलत रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मेबी आपका भाई ही हो या आपकी बहन हो, आप उनके लिए काफ़ी इन्वेस्टेड हो लेकिन वो आपको यूज़ कर रहे हैं, क्या पता। सो जैसे कुछ वर्ड्स भी हम लोगों को पता चले आजकल कि लव बॉम्बिंग होती है या फिर गिल्ट ट्रिप होती है या फिर बोलते हैं कि तुमने तो स्क्रिप्ट ही रिवर्स कर दी। तो इसको थोड़ा-सा आप हमें समझा पाएँगे कि हम भी जान पाएँ कि मैनिपुलेटर्स के साथ हम डील कर रहे हैं? मैनिपुलेटर कोई भी हो सकता है, ओके। और ऐसा नहीं है कि कोई लव रिलेशनशिप में मैनिपुलेट करते हैं, कई बार हुँ। फैमिली मेम्बर्स भी बहुत बड़े मैनिपुलेटर होते हैं। हाँ। तो जैसे एक कॉमन टेक्निक है लव बॉम्बिंग। हुँ। इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग फेज में एक पर्सन आपको ज़रूरत से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, बड़ा एप्रिसिएशन, गिफ्ट से ओवरलोड, आपको टाइम देना, राइट। मतलब बेसिकली आप ही हो बस उसकी दुनिया में, वो हाँ। इस तरीके से आपको महसूस कराता है। ओके। और धीरे धीरे वो क्या करता है, आपका जो सर्कल होता है ना उससे आपको अलग कर देता है। वो हुँ। आपको इतना अपने साथ ऑक्यूपाई कर लेता है, हाँ। बात कर कर आपसे, टाइम बिता कर, आपकी तारीफ़ें कर कर, आपको ऐसा लगता है कि यही मेरा वो सेफ ज़ोन है जहाँ पर मैं बिल्कुल प्रोटेक्टेड हूँ, यही इंसान मुझे समझ रहा है, यही मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता है। और हाँ। धीरे धीरे आप ना उसके एडिक्टेड हो जाते हो, और आपको बाकी लोगों क्रेविंग को होने लग जाती है। छोड़ देते हो, बाकी हाँ, क्योंकि सबको। आप बाकी लोग तो इतनी सप्लाई नहीं देंगे ना आपको, हाँ। एक जगह से आपको ओवर सप्लाई मिल रही है, ओके। और बाकी लोग तो आपको नॉर्मल तरीके से ट्रीट करेंगे। हुँ। तो हम इंसानों को ना ऐसा भ्रम हो जाता है जब लव लव बॉम्बिंग होती है हमारे ऊपर, कि यही पर्सन है जो हमें ट्रूली कोर तक जाकर समझा है, और ओके। हम ना उसके लिए इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं, इतना उसका एडिक्टेड हो जाते हैं कि हम धीरे ओके। धीरे खुद ही, हुँ। वो नहीं कहता कि उससे बात मत करो, हम हाँ, खुद खुद ही ही छोड़ देते डिस्टेंस हैं। मेंटेन करना स्टार्ट कर देते हैं। राइट, आई और जब एग्री। आप लोगों से मिलोगे जुलोगे नहीं, बात नहीं करोगे, ना टाइम नहीं दोगे, तो डिस्टेंस तो आ ही जाएगा। आपकी फ्रेंडशिप छूट जाएंगी। तो राइट। उस पर्सन को जैसे ही आप ना इतना ज़्यादा डेट करने लगते हो, उसके साथ रहने लगते हो, टाइम स्पेंड करने लगते हो, हुँ। तो बेसिकली आपकी डिपेंडेंसी हो गई अब उस पर। ओके। और जैसे ही आप उस पर डिपेंडेंट हो गए, हुँ। अब उसका अगर कोई मोटिव था पहले से ही हुँ, आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट कर कर आपसे कुछ काम निकालना, जैसे अगर हम अनमैरिड कपल्स की बात करें, तो राइट। मान लीजिए उसका पर्पस था कि आपको कन्विंस करके सेक्सुअल बेनिफिट लेना, फॉर एग्जांपल। हाँ। तो जैसे ही उसको बेनिफिट मिलेगा, तो वो तो सारी जो लव सप्लाई थी वो कम करना शुरू कर देगा। ओके। वहाँ से अब आपको ना डिस्टर्बेंस स्टार्ट होगा, क्योंकि राइट। आप तो एडिक्टेड हो गए हो। हाँ, अब वो राइट। एडिक्शन चाहे शराब का हो या किसी आदमी का हो, जैसे एक नदी में आप एक कंकड़ डालो तो भी हुँ। नदी में उछाल आएगा, और आप उसमें एक हीरा डालो तब भी उछाल आएगा। नदी को इस बात से मतलब थोड़ा ना है कि कंकड़ है या राइट, फिर हीरा डाला है। राइट। तो ऐसे ही एडिक्शन तो एडिक्शन है, चाहे आपको अच्छा। शराब का हुआ हो या किसी हाँ, इंसान का हुआ हो। राइट, अब जैसे ही वो चीज़ आपको मिलेगी नहीं, तो आप तो बहुत छटपटाओगे, आपकी राइट। कंप्लेंट शुरू होगी। फिर वो बोलेगा तुम ही मुझे गुस्सा दिलाती हो, तुम ही मेरे दुख का कारण हो, मैंने इतना किया, वो आपको ब्लेम करने लग जाएगा अच्छा, और आपको गिल्ट ट्रिप पर लेकर जाएगा कि अच्छा। इतना सब गिल्ट कुछ ट्रिप, आपने हाँ। किया ओके, ओके। उसके लिए, और फिर भी आप उसे एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो, आप तो हाँ, हाँ, नैगिंग हाँ। ही करते रहते हो हर हाँ, हाँ, समय, हाँ। आप तो कंप्लेन ही करते रहते हो। वो आपसे हाँ, इसलिए तो दूरी बना रहा है, क्योंकि आपकी अच्छा, अच्छा। कंप्लेनिंग नेचर की वजह से, आपकी ओवर डिमांडिंग होने की वजह से, आप क्या वो काम धंधा छोड़ के सिर्फ आप ही को टाइम दे, ओके। तो वो सारा का सारा ब्लेम भी आप पर ही डाल अच्छा, अच्छा। देगा। आप इतनी क्रिंज हो, यस, चेप हो। बिल्कुल, वो हाँ, आपको हाँ, ऐसी हाँ। गिल्ट ट्रिप पर लेकर जाएगा, आपके सामने रो भी देगा, ऐसे-ऐसे हुँ। एक्सक्यूज़ेज़, रीज़निंग देगा, वो आपको पूरा आपके दिमाग में ना थॉट प्रोसेस ही चेंज कर देगा, पूरी हाँ, स्क्रिप्ट ही बदल देगा। मैं तो तेरे लिए ही मेहनत बिल्कुल। कर रहा हूँ और क्यों नहीं उठा रहा फ़ोन? एग्जैक्टली वो अच्छा, बिल्कुल ये अच्छा। सब चीज़ें करेगा आपके साथ। और जब उसको लगेगा आप पीछा ही नहीं छोड़ रहे हो, तो गैस लाइटिंग स्टार्ट कर देगा। हाँ, गैसलाइटिंग। इसमें क्या करेगा वो कि आपको ना आपकी खुद की मेमोरी पर हुँ। डाउट कराना शुरू कर देगा, आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक करना स्टार्ट कर देगा। तो मेरे पास ना एक इंजीनियर कपल का केस आया, दोनों ही हस्बैंड वाइफ इंजीनियर हैं, हुँ, हुँ, और हुँ। दोनों की लव मैरिज हुई थी। दोनों का सब कुछ सही चल रहा था, और तकरीबन 1.5 साल के करीब उनकी शादी सही चली। बेबी की प्लानिंग उन्होंने करी नहीं थी। ओके। अब क्या हुआ कि कुछ टाइम के बाद लड़की सोचती है कि मैं कंसीव कर लेती हूँ, हुँ, और अब 1.5 साल हो गया है,
तो वो सोचने लगी, लेकिन जब चेकअप कराया तो कुछ गायनी प्रॉब्लम थी। ओके। तो डॉक्टर ने बोला कि थोड़ा सा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा और फिर आप कंसीव कर सकते हो। तो वो जो लेडी है वो 1 महीने का ब्रेक ले लेती है, क्योंकि उसको अपना ट्रीटमेंट कराना था और वो कंसीव करने की कोशिश कर रही थी। ओके। अब इसी दौरान उसके ऑफिस में एक नई एंट्री होती है और उस लेडी से उसके हस्बैंड की क्लोजनेस बढ़ने लग जाती है। पहले काम के सिलसिले में मिले और धीरे धीरे क्लोजनेस हो गई। इतनी क्लोजनेस बढ़ गई कि उसको खुद की वाइफ जिससे लव मैरिज करी थी और वो भी इंजीनियर, उसी के बराबर कमा रही है, सब कुछ अच्छी इंटेलिजेंट लड़की, ब्यूटीफुल, सब कुछ, वो अब उसको ऐसा लगने लगा कि मैंने जल्दबाजी में शादी कर ली, मतलब मुझे थोड़ा और वेट करना चाहिए था, ये तो उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि ये जिससे मेरी क्लोजनेस बढ़ रही है। अच्छा। अब क्लोजनेस बढ़ने की वजह से जब उसको अपनी वाइफ अच्छी नहीं लगने लगी तो उन दोनों ने प्लानिंग करी कि ना इसको धीरे धीरे ना कुछ रीजनिंग देकर ना अपनी ज़िंदगी से हटाते डिवोर्स हैं, लेते हैं। अच्छा। डिवोर्स लेते ओके। हैं। ओके। अब लेकिन वो भी बहुत इंटेलिजेंट लड़की है, स्मार्ट है, सब कुछ है, लव मैरिज है, क्या कहकर छोड़ेगा उसको? घर वालों से भी नहीं कह सकता, क्योंकि घर वालों को भी पता है कि लव मैरिज करी हुई अच्छी है। है। हाँ। तो कैसे? तो दोनों ने मिलकर पता नहीं कौन से सास बहू के सीरियल देखते थे, प्लानिंग बनाई कि इसको ना पागल साबित कर देते हैं। तो क्या करता था हस्बैंड खुद किचन में, जब वो खाना बनाती थी तो जाकर नमक, कभी मिर्च, इस तरीके से और ऐड कर दिया कि कैसा खाना बनाती हो तुम, रिएक्ट करना स्टार्ट किया उस पर। वो कहने लगी मैं जब चखती हूँ जब तो सही है, और जब अब हम खा रहे हैं तो जब हाँ serve वास्तव में नमक तेज है इसमें। Oh तो उसकी God। मेमोरी पर डाउट कि नहीं, तुम्हारा आजकल दिमाग ऐसा ही हो गया है, तुम शायद बच्चे के लिए इतना ज़्यादा वो हो गई हो और इसलिए तुम इमोशनली डाउन हो, तुम्हें कुछ याद नहीं रहता है। मतलब उसकी ही मेमोरी पर उसको डाउट कराना कि तुम आजकल ठीक से काम नहीं कर रही हो। वो प्रेस करती तो वो आराम से नॉर्मली प्रेस अलग करके रख दिया, फिर उसी कपड़े के ऊपर ही रख दिया प्रेस, कि तुम भूल गई। इस तरीके से उसने बार बार ये सब चीज़ें जब हरकतें कर कर उसकी खुद की मेमोरी के लिए उसको डाउट में डाला, वो परेशान होने लगी। बाप रे। वो डाउट कर नहीं सकती कि मेरा हस्बैंड ही मेरे साथ ही गेम हाँ, खेल तो रहा उसके है, दिमाग में ही नहीं आ रही उसके होगी। तो दिमाग में आ ही नहीं रहा था। अच्छा, वो खुद को पागल समझने लग वो जाएगी। खुद को बिल्कुल ऐसा समझने लगी कि शायद मेरी मेमोरी के साथ कुछ इशू हो गया, मुझे याद नहीं रहता। और इतना ज़्यादा इमोशनली वो वीक हो गई उस टाइम पर, हाँ। और रोना, और ऊपर से कंसीव नहीं कर पा रही थी, उसको वो भी एक इनसिक्योरिटी डेवलप हो गई, मेडिसिन्स भी चल रही हैं, लो मूड रहने लग गया, और ऊपर से जो उसको लगातार कंफ्यूज किया जा रहा था, उसका कॉन्फिडेंस ब्रेक किया जा रहा था। ऐसे ही वो कुछ वर्क फ्रॉम होम करती तो क्या करता, हस्बैंड उसमें से कुछ लाइन डिलीट कर देता, कुछ भी इस तरीके से कर कर मतलब उसको परेशान कर रहा था और वो सोचती कि मैंने तो लिखा ही नहीं कि शायद। हाँ, वो अपने ऊपर ही डाउट करने लग गई कि मेरे से ही लिखना रह गया है, मैं ही ठीक से काम नहीं कर पा रही हूँ। गैस इस लाइटिंग तरीके से सेल्फ डाउट में डालते हैं धीरे सेल्फ धीरे डाउट में डाला, कि उसका ये पागल कॉन्फिडेंस है। ब्रेक करना शुरू किया। जब ये 6-7 महीने चलता रहा, वो ओके। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और हस्बैंड धीरे धीरे इरिटेट हो जाता था उससे, और कई ओके। बार ना उसको इतना ज़्यादा प्यार कर कर दिखाता था कि जैसे वो अगर पागल भी हो गई बिल्कुल तब भी वो उसे छोड़ेगा नहीं, चाहे कुछ भी हो हाँ, जाए। मैं हूँ। हाँ बिल्कुल, अच्छा। कि कोई बात नहीं, अगर बिल्कुल भी ऐसी हो गई तुम्हारी हाँ, दिमागी हालत हाँ। खराब भी हो गई तब भी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसको सो एक दैट तरफ शी ये भी गेट्स कॉन्फिडेंस देना कंफर्टेबल था। विद हर पागलपन। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लव बॉम्बिंग और गैसलाइटिंग दोनों का दोनों इस्तेमाल एक कर साथ रहा है। चल रही थी उसके साथ इस तरीके से। ओके। अब जब बार बार इस तरीके से होता रहा तो घर वालों को भी पता चलने लगा कि भाई कुछ तो हमारी लड़की के साथ गलत ही चल रहा है, जॉब पर भी नहीं जा रही है, क्या हो रहा है इसके साथ, ये सब चीज़ें, क्योंकि उसकी तो जॉब से वार्निंग्स मिलने लग गई, वो बार बार एक्सटेंड करा रही थी। तो तब उसकी मदर को कुछ डाउट हुआ ओके। कि कुछ तो गड़बड़ है मेरी लड़की के साथ, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ। लेकिन जैसे ही वो कुछ भी इस तरीके से उसके हस्बैंड के लिए पूछे, क्योंकि 2 ही लोग रहते थे, राइट। तो वो कहे नहीं वो तो बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत प्यार अच्छे करता हैं है, वो तो, बहुत अच्छे राइट। हैं, इस तरह से। लेकिन मदर को तब तक डाउट हो गया था। तो मदर ने बोला कि नहीं, तुम ना मेरी बात नहीं मान रही हो, तुम ना काउंसलर से मिलो, बात करो कुछ, मैं तुम्हें डॉक्टर के लेकर चलती हूँ, कुछ भी है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब भी वो उसकी गायनी से जिनसे ट्रीटमेंट चल रहा था बात करती, वो बोलती स्ट्रेस तो हो ही जाता है ऐसे में, हाँ। थोड़ा मेमोरी लॉस हो जाता है, हाँ, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा, इसको अच्छा। स्ट्रेस है। तो उन्होंने इस तरह से कवर किया। भाई उनको भी क्या पता कि किसी के घर में क्या क्या चल रहा चल रहा है, है, राइट। उन्हें लगा कि स्ट्रेस लेडी होगी इस बात का कि कंसीव नहीं कर पा रही है। तो तब उन्होंने बात करी और ये सब चीज़ें बताया। तो हम लोगों के पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, तो हम लोग तो एकदम से समझ गया। उस जोन में जाते ही है ना एक बार कि क्या पता ऐसा भी कुछ हो। हाँ, राइट। तो तब मैंने उस लड़की को बोला कि एक काम करो, तुम एक और फ़ोन खरीद लो, ओके। और उस फ़ोन की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए, और तुम उसको ना रिकॉर्डिंग मोड पर ऑन कर कर छिपा कर रखो, ओके। कि तुम देखो तुम्हारा हस्बैंड किससे बात करता है, क्या है, और तुम जानबूझ के जहाँ भी तुम्हारा हस्बैंड बैठे वहाँ से तुम बिल्कुल ऐसे अनजान बनकर चले जाना, जैसे तुम्हें वहाँ बैठना ही नहीं है। राइट, राइट। जब उस फ़ोन में रिकॉर्डिंग में पकड़े गए कि उसका हस्बैंड बात कर रहा है किसी से,
और बात भी तो वही, आपको पता ही ना, जब किसी से आप अफेयर में होते हो तो लवी डबी बातें करते हो, वो सब जब रिकॉर्ड हो गई तब जाकर उसको समझ में आया कि कहानी तो कुछ और चल रही है। फिर उसने और नजर रखनी शुरू करी। इसी तरह से खाना बना कर आए और जानबूझकर छोड़ दिया वहां पर उसने कि उसके बाद कौन आ रहा है और किचन में क्या हो रहा है। जब वो सब चीजें पकड़ी गई तब जाकर पता चला कि मैं पागल नहीं हूँ, मेरी मेमोरी के साथ प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो पागल बनाया जा रहा है। लास्ट एपिसोड में मैम आपने कहा था कि इमोशनली जो लोग सेंसिटिव होते हैं वो शक ही नहीं करते, जिस पे प्यार करते हैं अंधा प्यार करते रहते हैं। और आपने कहा था कि एक बार आप कोशिश तो करो जानने की, देन यू विल नो द ट्रूथ। और वही हुआ इस केस में कि एक बार ट्राई तो करो कि हो क्या रहा है। एग्जैक्टली जब उसके पास रिकॉर्डिंग आ गई तो डेफिनेटली वो तो फिर सबूत था, पूरा फैमिली इन्वॉल्व हो गई, उसकी हरकत उसके घर वालों को भी दिखाई गई। तो डेफिनेटली उन्होंने सबने अपनी डॉटर इन लॉ का साथ दिया। गलत में उन्होंने ऐसा नहीं कि उसके ससुराल वालों ने बेटे का साथ दिया, साथ उसी का ही दिया। लेकिन जब लड़का ही ऐसा हो गया कि मुझे इसके साथ रहना ही नहीं है, तो अपने बचाव में सबने यही डिसीजन लिया कि भाई इसको पागल कर देगा ये, इससे तो बेटर ये है कि इस मैरिज को यहीं पर ही खत्म कर दिया जाए, तुमको जहाँ जाना है वो करो तुम, लेकिन ना अलग हो जाओ इस तरह से। तो यही सब चीजें, मतलब ऐसा भी होता है घरों में, आप ये देखिए। मतलब वो धीरे धीरे उसको पागल बना रहा था। कितनी छोटी छोटी सी बातें ना, कि जाकर किचन में नमक ही तेज कर दिया। हम ऐसे एग्जाम्पल एक मेरे नोन में भी है, मतलब वहाँ पे फीमेल ऐसी थी, वो अपने हस्बैंड को पागल साबित करना चाहती थी बिकॉज मे बी शी हैड समथिंग लाइक दैट। तो वो क्या करती थी, उसके पर्स से ना पैसे गायब कर देती थी। तो उसकी इंटेंशन सिर्फ पैसे चोरी करना नहीं था, ये था कि तुम्हारे पैसे तुम्हें पता ही नहीं कहाँ रहते हैं, तुम्हारे पैसे रोज़ गिर जाते हैं। कभी उसके लाइसेंस को लेके फेंक देती थी, कभी कोई इंपॉर्टेंट कार्ड जो है वो कहीं गिरा दिया। एंड देन वो फैमिली को बोलती थी कि ये इतना केयरलेस है, मेरा हस्बैंड इतना बेकार है, पागल है ये, इसको पता ही नहीं इसका सामान कहाँ रहता है। तो वो भी गैस लाइटिंग और ये सब, बिल्कुल इस तरीके से ये सारी मैनिपुलेशन टेक्निक्स होती हैं, डार्क साइकोलॉजी की टेक्निक्स होती हैं। इसमें कोई इंसान बेसिकली क्या है ना, अगर आप सामने से अगर किसी को बुरा करोगे तो वो पर्सन अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेगा, लेकिन आप किसी का बुरा उसका अपना बनकर ही तो कर सकते हो ना। तो जैसे ये हस्बैंड कर रहा था, एक तरफ उसको यकीन दिला रहा था कि अगर वो पूरी पागल भी हो गई, उसकी दिमागी हालत खराब भी हो गई, तो वो छोड़ेगा नहीं, ताकि उस पर कभी बात ना आए। और एक तरफ वो ही पागल बना रहा था। तो यहाँ पर ना ऐसे लोग क्या है, अपने बनकर ही, बहुत क्लोज उसमें ही, अपनी इमेज को बिल्कुल साफ रखकर ही आपको धीरे धीरे पागल बनाते हैं। तो मैनिपुलेशन बहुत तरीके से हो सकती है। मोस्टली फैमिलीज में लव बॉम्बिंग और गिल्ट ट्रिप, पेरेंट्स भी कई बार बच्चों को बड़ी गिल्ट ट्रिप पर ले जाते हैं। हस्बैंड वाइफ में बड़ा चलता रहता है, गिल्ट ट्रिप पर लेकर जाना, मैनिपुलेशन करते रहते हैं। गैस लाइटिंग जैसे तो एक्सट्रीम केसेस हो गए हैं जो कि कुछ घरों में चलते हैं, लेकिन गिल्ट ट्रिप पर ले जाना तो बहुत ही पॉपुलर है इस तरह से। ओके सो और मैम जिसमें एक होता है कि साइलेंट ट्रीटमेंट भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं मैनिपुलेटर्स, बहुत ज़्यादा। इसमें क्या होता है ना, साइलेंट अगर कोई पर्सन हो जाता है, यानी कि वो आप पर भड़क नहीं रहा, कुछ नहीं। एक तो ये हुआ कि कोई ब्लेम कर रहा है आप पर, चिल्ला रहा है या किसी भी तरीके से इमोशनल फिजिकल अब्यूज़ कर रहा है, तो वहाँ पर ना आप अपने डिफेंस में कुछ भी करोगे तो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने कुछ गलत किया। लेकिन जब सामने वाला बिल्कुल साइलेंट हो जाता है तो वो भी आपको गिल्ट मोड में डालने की ही एक टेक्निक है कि देखो मैंने कितना कुछ किया, ये पर्सन कुछ कह ही नहीं रहा, ये तो चुप हो गया, यानी कि बहुत हर्ट है ये पर्सन, इसलिए चुप हो गया। वो हर्ट है इसलिए चुप नहीं हुआ, वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देकर बहुत एक्सट्रीम पेन से गुजरने की एक प्रोसेस में ले गया आपको। क्योंकि जब तक हम आर्ग्यूमेंट्स करते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, तो हमको लगता है कि उसने भी चिल्लाया, मैंने भी चिल्लाया, हिसाब बराबर हो गया। लेकिन अगर मैंने चिल्लाया और वो साइलेंट हो गया तो फिर हम खुद ही सोचेंगे कि मैं कितनी बुरी हूँ, मैंने कितना हर्ट किया, या फिर आप और ट्रिगर हो जाओगे, और ज़्यादा ट्रिगर हो जाएंगे। साइलेंट होने से आप ट्रिगर भी हो जाते हैं कि जैसे इस पर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, लेकिन आप ट्रिगर होकर भी अपने आप ही परेशान हो, और आप गिल्ट ट्रिप पर चले गए तो भी आप परेशान हो। तो दोनों ही केस में आप ही परेशान हो गए। तो साइलेंट ट्रीटमेंट जो है ना बहुत लोग देते हैं, और वो लोग अंदर अंदर ना इस चीज़ के लिए बहुत हंस रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं। देखो हमने ना इसको बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। तो कभी कभी साइलेंट ट्रीटमेंट देना ज़रूरी भी हो जाता है। मान लीजिए कोई नॉनसेंस बातें कर रहा है आपसे, आप उस टाइम चुप हो जाओ, तो वो जो आपको परेशान करना चाह रहा था अब वो आपको परेशान नहीं कर पाएगा, वो खुद ही परेशान हो जाएगा। लेकिन ये टेक्निक्स ना आपको देखना होता है कि कहाँ पर ये सूटेबल है। हर जगह नहीं हो सकती है कामयाब, लेकिन ज़्यादातर लोग ना अच्छी टेक्निक्स को भी गलत जगह लगा देते हैं, और वहाँ पर फिर वो पेनफुल हो जाती है दूसरे पर्सन के लिए। तो जो भी हम जिस रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं वहाँ पर साइलेंट ट्रीटमेंट बहुत पेनफुल होता है। राइट।
सो मैम जैसे रियल लाइफ में कुछ पर्सनालिटीज़ हैं जो अलग से हमें समझ आ जाती है कि ये इंसान ऐसा है, तो उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो बहुत झूठ बोलते हैं, जहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है वहाँ भी वो झूठ बोल रहे हैं, तो इनका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है जो इनको ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहा है? देखिए, जैसे ना अभी हम पूरे एपिसोड में यही बात कर रहे हैं कि आज हम जो हैं वो हमारी चाइल्डहुड कंडीशनिंग की वजह से ही है। ऐसा नहीं राइट। कि वो कंडीशनिंग कभी चेंज नहीं होती है, हर दिन ही हम कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं अपने अंदर, लेकिन जो मेजर रोल प्ले करती है वो हमारी चाइल्डहुड कंडीशनिंग ही रोल प्ले करती है। ऊपर Okay. ऊपर से हमारी और बहुत सारी चीज़ें हम लाइफ लॉन्ग सीखते रहते हैं, लेकिन हम ऑपरेट तो अपने सबकॉन्शियस माइंड से ही करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके। और उसमें भी जो हमारी फाउंडेशन प्रोग्रामिंग होती है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर कोई इंसान फ्रीक्वेंट लायर है, बिना बात के भी झूठ बोल रहा है, तो उसकी हैबिट में झूठ बोलना आ गया है और वो रियलाइज भी नहीं कर रहा है कि यहाँ पर झूठ बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी या इससे किसी का नुकसान फ़ायदा कुछ भी नहीं हो रहा है, उसका खुद का भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, बस लेकिन उसकी हैबिट में आ गया है क्योंकि उसने बचपन में या तो झूठ जब उसको बोला तो उसको बड़ा एडवांटेज मिला उस चीज़ का, कोई भी फ़ायदे हुए। तो धीरे धीरे जिस चीज़ से हमें फ़ायदा होता है ना, उस चीज़ को हम रिपीट करने लगते हैं और जिस भी चीज़ को हम रिपीट करते हैं वो हमारा हैबिचुअल पैटर्न बन जाता है। ओके। और कई बार हम कॉन्शियस ना कोई गेन नहीं देख रहे होते, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड अननेसेसरी सेंस लगा रहा होता है कि इस चीज़ को हाइड करने से या इस चीज़ को किसी और तरीके से प्रेजेंट करने से, जिसे हम कहते हैं झूठ, कुछ ना आज नहीं तो आगे गेन मिलेगा। ओके। कि बहुत सारे लोग तो अपनी फेक इमेज को ही मेंटेन करते रहते हैं, वो झूठ बोलते रहते हैं जिसमें कोई ज़रूरत भी नहीं होती। अगर आज की भी इमेज आप दिखाओगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपनी बड़ा चढ़ाकर कुछ भी ऐसे इमेज बनाते रहते हैं। तो आज या फिर आने वाला टाइम में आपको कोई गेन मिलेगा, ये सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड अपने आप सेंस लगाता रहता है और आप हैबिचुअल पैटर्न पर झूठ बोलते रहते हो। लेकिन इस सब के लिंक्स चाइल्डहुड में ही है। तो इसका चाइल्डहुड मतलब क्या, इसका इनर चाइल्ड है जो इसको बार बार झूठ बुलवा रहा है? देखिए, या तो इसने जब भी सच बोला तो इसको पनिशमेंट मिला, ठीक है, तो इसलिए अब इसका ये है कि झूठ ही बोलो, जहाँ ज़रूरत नहीं भी है वहाँ पर भी झूठ बोलो। तो मोस्टली केसेस में ये होता है, मतलब पेरेंट्स ने पीट दिया, पीट दिया है ना, बहुत बेइज्जती कर दी, ओके, किसी के भी सामने ऐसे कुछ भी बोल दिया, ओके, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरे एक्सपीरियंसेस हुए, क्योंकि किसी को भी अच्छा नहीं लगता ना कि अगर पब्लिकली किसी को भी हैरेस कर दिया जाए, बुली कर दिया जाए या किसी भी तरीके से क्रिटिसाइज किया जाए, अच्छा नहीं लगता। तो उसको सबकॉन्शियस माइंड ने मैसेज रिसीव कर लिया कि सच तो बोलना ही नहीं है, बोलो तो झूठी बोलो, तो बचे रहोगे। यस, अब ज़रूरत नहीं भी है लेकिन वो हैबिट पड़ गई है, ऑटोमेटिक हो रहा है। ओके, ओके, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तो ऑटोमेटिक माइंड है ना, ऑटोमेटिक होता है वो। ओके, वो इतना कैलकुलेट नहीं करता कि यहाँ ज़रूरत है या नहीं है, बोलूँ या नहीं बोलूँ, तो हैबिचुअल माइंड है। ओके। तो इसमें जो मोस्टली रीज़न होता है वो यही होता है कि आपको सच बोलने पर आपको पनिशमेंट मिली किसी भी तरीके से। अच्छा, इसलिए तो एक अडल्ट बनेगा जो झूठ बोलता रहता है। यस, ओके। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत एप्रिसिएशन मिला इसलिए उनकी हैबिट ऐसे डल गई। ओके। ज़्यादातर को क्रिटिसिज्म की वजह से, क्योंकि पेन जब भी होता है ना, वाले क्रिटिसिज्म एक तरीके का पेन होता है, पनिशमेंट, तो हमारा माइंड हमें हमेशा पेन से बचा कर रखना चाहता है। ओके मैम, जो लोग रिलेशनशिप में हैं बट फिर भी वो चीट करते हैं, मतलब लाइक दे डेट स्टिल दे हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, इनका क्या चाइल्डहुड हीलिंग है या इनर चाइल्ड क्या प्रॉब्लम है इनका? इनको पेरेंट्स का लव ना बहुत अच्छे से नहीं मिला होता है, बड़े इनकन्सिस्टेंट पेरेंट्स होते हैं इनके, कभी अवेलेबल थे कभी नहीं थे, तो ये लोग ना बहुत ही लव डिप्राइव्ड होते हैं। इनको वो बॉन्ड, वो वैलिडेशन, वो केयर, वो सब चीज़ें अपने पार्टनर से नहीं मिली होती हैं। तो इनका ना इनर चाइल्ड बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड होने की वजह से पेरेंट्स से नहीं मिला होता है। पेरेंट्स से नहीं मिला होता, क्योंकि सबसे पहला तो प्यार बच्चों का पेरेंट्स से ही होता है ना। चाइल्डहुड में कोई ऐसी रिलेशनशिप थोड़ा ना बनती है, लेकिन वो जो लव डिप्राइवेशन होता है, जो हमें नीड हमारी पूरी नहीं हुई, जो लव नीड्स हैं, अब हम बड़े हो गए हैं, हमारा ऊपर कॉन्शियस माइंड काफ़ी स्ट्रांग हो गया है, उसमें ना काफ़ी कंडीशनिंग हो गई है, लेकिन बात ये है ना, रैशनल माइंड की चलती ही नहीं है इमोशनल माइंड के आगे। इमोशनल माइंड हमेशा हम पर हावी रहता है। तो हमारा इमोशनल माइंड, आप ये देखिए कि आप किसी को लॉजिक से कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हैं इवेंचुअली, लेकिन वो डिसीजन जो बनाएगा उसमें इमोशंस मिक्स होंगे ही होंगे, क्योंकि जब भी किसी इंसान से आप बात करते हैं तो आप बेशक लॉजिक पे स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप एंड हमेशा कहीं ना कहीं इमोशनल फ्लेवर के साथ ही एंड करते हैं। तो लोग ना लॉजिकल नहीं है, लोग एक्चुअली इमोशनली है। लॉजिकल होकर वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बट इवेंचुअली अंदर से जो मेजर कंट्रोलिंग पोर्शन है हमारे अंदर, वो इमोशनल सेल्फ है हमारा।
तो हमारी इमोशनल नीड पूरी नहीं हुई बचपन में, हमें वो प्यार, केयर, अच्छा। वैलिडेशन नहीं मिला। तारीफ या फिर यस। अप्रिसिएशन। तो अब हम बड़े हो गए हैं, हम एक रिलेशनशिप में गए, लेकिन अभी भी हमारी वो सारी नीड्स पूरी नहीं हो पा रही, जो कि प्रैक्टिकली किसी एक पर्सन से पूरी हो भी नहीं अच्छा पाती अच्छा है। अच्छा, मतलब इतना ज़्यादा उनको अमाउंट में चाहिए होता है लव, क्योंकि इतने यस, सालों का डिप्राइव्ड है, तो वो एक से पूरा नहीं हो रहा है, सो दे पूरा नीड हो नहीं रहा। मल्टीपल वैलिडेशंस। यस, तो उनको ना ओह, ये है कि एक्सेप्टेंस, कि मेरे अच्छा को अच्छा अच्छा बहुत लोग अच्छा। पसंद करते हैं। तो अच्छा, ऐसे इसने भी लोगों को, तारीफ कर दी, इसने कुछ और यस, तारीफ कर दी, हाँ, केयर इसने केयर मुझे मुझे मिल रहा है स्ट्रांग बोल इससे। दिया, इसने मुझे हैंडसम बोल दिया, इस वाली ने मुझे अच्छे बात से। केवल यहाँ पर वो, ये सिर्फ ये हाँ। नहीं है कि किसी ने मुझे हैंडसम बोला या किसी ने मुझे और ऐसी केयर करी। बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाती हूँ इसको। जैसे एक बच्चा है, ओके उसके पेरेंट्स ना बड़े इनकंसिस्टेंट रहे उसके लिए। ओके कभी उन्होंने प्यार दिया ओके, और कभी जरा सी गलती पड़ी उन्होंने उसे बिल्कुल छोड़ दिया, पीट दिया उसको या बहुत साइलेंट क्रिटिसाइज ट्रीटमेंट दे किया। दिया। हाँ हाँ बिल्कुल, किसी भी तरीके से उन्होंने ऐसे हाँ, ट्रीटमेंट करा। अबंडन अब फील बच्चा करा बहुत दिया कंफ्यूज उसे। है ओके। कि कब मेरे पेरेंट्स ना मेरे को एक्सेप्ट करेंगे और कब मेरे पेरेंट्स मुझे रिजेक्ट कर देंगे। तो एक्सेप्टेंस रिजेक्शन में ही फंसा हुआ है। तो वो हर समय ना अलर्ट मोड में रहना सीख गया कि मैं ओके, वो चीज़ें करूं जो मेरे को इनसे एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस मिले। एप्रिसिएशन दिलाएं, ओके। और मैं गलती से भी वो ना करूं जो इनको ट्रिगर कर दे और ये मुझे ऐसा एक्सपीरियंस दें कि मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो ऐसे बच्चों को ना फियर ऑफ अबेंडनमेंट भी डेवलप हो जाता है। और ऐसे लोगों के बच्चों के अंदर ना कई बार ऐसा होता है कि मुझे बस एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो। अच्छा ओके। और इनके अंदर बहुत सारी इनसिक्योरिटी, हाँ हाँ रिजेंटमेंट, हाँ। एंगर, बहुत सारे मल्टीपल इमोशंस भी अंदर अंदर दबाते रहते हैं ये बच्चे। क्योंकि अगर बच्चे को किसी बात पर गुस्सा आ रहा है तो बच्चा पेरेंट्स को उलटकर नहीं बोलेगा, है ना, वो किसी भी तरीके से गुस्सा ऐसे नहीं निकालेगा। तो राइट। ये लोग ना कई बार बिल्कुल पैसिव एग्रेसिव भी हो जाते हैं, कि पैसिवली अपने गुस्से को निकालना। हाँ। कई बार ऐसे रिवेंज, कि अब अच्छा अब मुझे मैं इसके रिजेक्ट साथ ये किया, करूँ। मैं प्यार के लायक नहीं हूँ, अच्छा, तो अब मुझे ना ये दिखाना है कि मैं कितना प्यार के लायक हूँ, मुझे कितने लोग पसंद करते देखो हैं, मेरे अफेयर्स। मैं कितने मेरे लोगों का मैं फेवरेट हूँ, या मैं ओके फेवरेट हूँ कितने लोगों की। ओके ओके। तो इसमें ऐसा नहीं कि कोई खास जेंडर के साथ ऐसा हाँ होगा, हाँ या हाँ किसी भी हाँ, जेंडर के किसी के साथ साथ भी ऐसा हो हो सकता है, सकता है। राइट। लेकिन सबसे पहले ये पेरेंट्स से शुरू होता है, फिर आपको आपके फ्रेंड से कैसा बॉन्ड मिला, या जो हाँ आपके ओके क्लोज सर्कल में लोग थे ओके उनसे आपको कैसा मिला। स्टार्टिंग ओके पेरेंट्स से ही होती ओके है। मैम, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल, मतलब बहुत बड़ा सेगमेंट आज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में बात कर रहा है। और इसमें ना मैम पार्टनर के ऊपर ब्लेम डाल दिया जाता है यूजुअली। अगर हस्बैंड ने चीट किया तो सोसाइटी बोलती है ओ इसकी वाइफ ने कुछ किया होगा, कमी छोड़ दी होगी कहीं, या वाइफ ने चीट किया तो बोलते हैं अच्छा आदमी ठीक नहीं था या आदमी ऐसा था। तो पर बात शायद थोड़ी और डीप है, वो बात चाइल्डहुड बहुत की डीप है, है। बिल्कुल। यूजुअली पार्टनर पे नाम डाल दिया जाता है कि हाँ, चीट क्या करा तो होता है ये कि हुआ। 3 फाउंडेशंस होते हैं इसके, पिलर्स जो होते हैं। एक होता है आपका फाइनेंशियल नीड, ओके एक होती है आपकी फिजिकल नीड, और एक होती है आपकी इमोशनल नीड। ओके ये 3 चीज़ें हैं जो इसके फाउंडेशन में होती हैं। इनमें से अगर कोई भी पूरी नहीं होती है तो एक पर्सन अपने पार्टनर्स को छोड़कर दूसरे पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट होता है। अभी मैं इसी बात पर आ रही हूँ, पहले हम थोड़ा बचपन का समझ लेते हैं कि अगर बचपन में पेरेंट्स से स्टार्ट हुआ, हाँ फिर जो आपके सिबलिंग का प्यार नहीं मिला, आपके फ्रेंड्स का प्यार नहीं मिला, आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिली, ओके तो आपको क्या है, कई सारे लोगों से रिजेक्शन मिल गया। ओके अब आप अपने बारे में टोटली कंफ्यूज्ड हो, आपको जो मिलना था वो मिला नहीं। और जबकि इमोशनल नीड ऐसी होती है जो पैदा होने से लेके मरने तक रहती है। एक छोटे बच्चे की क्या फाइनेंशियल नीड है, कुछ भी हाँ, नहीं, उसे तो जो दे दिया वो सही है। राइट। उसकी कोई ऐसी फिजिकल नीड नहीं है, फिजिकल नीड के नाम पर उसको ये कि खाने को मिल जाए, पेट भरा हुआ उसका, और उसे थोड़े उसके बदन पर कपड़े हों। लेकिन उसकी इमोशनल नीड उसके जन्म से ही शुरू हो जाती है। हाँ एक छोटे बच्चे को भी आपने सेपरेशन एंजाइटी का शिकार देखिए कि एक 3 महीने के बच्चे को भी अगर उसकी माँ की गोद से अलग कर दिया जाए तो वो बिलक बिलक के रोता है, क्योंकि उसको सेपरेशन एंजाइटी हो रही होती है इस वक्त। राइट राइट। तो हमारे लिए इमोशंस पैदा होने से लेके अंतिम समय तक, अब देखिए अभी जो एक प्लेन हादसा हुआ है उसमें एक भी पर्सन के दिमाग में ये नहीं होगा ना कि मैं कितना बैंक बैलेंस या क्या छोड़कर वो उस टाइम पर सब अपने लोगों की परवाह या भगवान को याद कर रहे थे, ये सब चीज़ें, राइट राइट। तो हमारे लिए दुनिया में आते वक्त और दुनिया से जाते वक्त जब तक भी हम रहते हैं, इमोशनल नीड हम पर हावी रहती है। ओके तो इन लोगों की इमोशनल नीड पूरी नहीं हुई होती, क्योंकि इनको या तो पेरेंट्स से या मल्टीपल और जो क्लोज नेटवर्क होता है उनसे ना इनको रिजेक्शन मिला हुआ होता है, एक्सेप्टेंस नहीं मिली हुई होती है। तो इनको ना बहुत सारे लोगों का वैलिडेशन चाहिए होता है। अच्छा, तो इसलिए ना ये एक पर्सन पे टिक नहीं पाते, क्योंकि एक पर्सन कभी भी इनकी वो जो नीड होती है उसको ना पूरी नहीं कर पाता। ऐसा नहीं कि वो पर्सन में कुछ कमी थी इसलिए इन्होंने चीट किया, राइट। लेकिन इनके खुद के इश्यूज होते हैं
इसलिए दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते चले जाते हैं। जहाँ से भी मिलता है, कोई इनको तारीफ कर रहा है, कोई इनको समझ रहा है ना, कोई भी इनको वैलिडेट कर रहा है किसी भी तरीके से, तो ये उसकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाते हैं और इनको खुद भी नहीं पता कि इनके साथ ये क्यों हो रहा है। ओके। और ये ऐसे कई सारे रिलेशनशिप में चले जाते हैं। और जो एक्स्ट्रा मैरिटल की हम बात कर रहे थे, उसमें 3 ही मेन वजह होती है, फाइनेंशियल नीड, फिजिकल नीड और आपकी इमोशनल नीड। सबसे ज़्यादा होती है, अगर हम फीमेल्स की बात करें तो इमोशनल नीड। आप फीमेल्स को अक्सर कंप्लेन करता हुआ सुनेंगे कि मुझे टाइम नहीं देते हैं, कभी नोटिस नहीं करते हैं, तारीफ नहीं करते हैं, मेरे दिल की बात नहीं सुनते हैं, बैठकर मेरे साथ एक कप चाय भी नहीं पीते हैं, मैं क्या सोचती हूँ, कैसा फील करती हूँ, उनको कुछ खबर नहीं है। तो इमोशनल नीड नहीं पूरी होती। लेकिन वही नीड कोई दूसरा पूरी कर रहा होता है, आपको समय दे रहा होता है, आपने क्या पहन रखा है उसको नोटिस कर रहा होता है, तारीफ कर रहा होता है ना, आपको बताता है कि आप इतना कर रही हो, घर भी संभाल रही हो, इतना सब कुछ कर रही हो, तो आपकी इमोशनल नीड जस्ट पूरी होती है वहाँ से, तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाते हैं और फिर फिजिकली आप क्लोज ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। ओके। फीमेल्स की बहुत कम फिजिकल नीड्स की वजह से वो एक्स्ट्रा मैरिटल में जाती हैं, वो तो अपने आप हो जाता है बाद में। ओके। क्योंकि जब इमोशनली डीपली कनेक्ट हो जाती है कोई फीमेल, तो वो फिजिकली भी अट्रैक्ट हो जाती है, अलाउ कर देती है सामने वाले पर्सन को। लेकिन उनकी फाइनेंशियल नीड और फिजिकल नीड कम होती हैं, इमोशनल नीड बहुत ज़्यादा होती है। ओके। कुछ फीमेल्स होती हैं जिनकी फाइनेंशियल नीड भी होती है कि उनका हस्बैंड उनको वो सब ऐश और आराम नहीं दे पा रहा है, और वो किसी ऐसे आदमी को देखती हैं जो अट्रैक्टिव भी है और पैसे वाला भी है, तो उसकी तरफ भी अट्रैक्ट हो जाती है। लेकिन ये परसेंटेज कम है आज भी। इमोशनल नीड सबसे ज़्यादा हावी होती है। ऐसा नहीं कि आदमियों की इमोशनल नीड उतनी हावी नहीं होती, लेकिन उनकी फिजिकल नीड, क्योंकि उनको डिज़ाइन ही ऐसा किया है कुदरत ने, तो वो फिजिकल नीड की वजह से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं दूसरी औरतों की तरफ। सेक्शुअल नीड्स जिसको हम कहते हैं, उनकी सेक्सुअल नीड्स, जो फिजिकल नीड की मैं बात कर रही हूँ, सेक्सुअल नीड्स की बात करें कि वो फुलफिल्ड नहीं हो रही है उनकी, तो उनकी वाइफ मतलब फुलफिल नहीं कर पा रही, ऐसा है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता कि वाइफ फुलफिल नहीं कर पा रही है। एक्चुअली क्या होता है, कई सारे आदमी हो गए ना, बड़े क्रेजी आइडियाज होते हैं जो कि वाइफ के साथ पूरे नहीं हो सकते। राइट। और वो पूरे हो सकते हैं, फैंटेसीज जो होती हैं, क्योंकि वाइफ के साथ आप फिजिकल रिलेशन भी एक डिसेंसी तो रखना पड़ेगा। राइट। अच्छा। तो वो बहुत सारे क्रेजी आइडियाज होते हैं जिसको उनको ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसे हमारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा तो वहाँ पर हम अपनी फैंटेसीज को फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है। और वाइफ क्या है, जिसके साथ हम रहते हैं हर वक्त, तो वो हमें सिर्फ हमारा एक पॉलिश साइड नहीं दिखाती है, वो हमारा अगली साइड भी दिखाती है रोजाना। राइट। कुछ घर की बातें भी करेगी, दुख भी, बहुत सारी चीजें हैं, बिल्कुल राइट। लेकिन जो बाहर वाला है वो शॉर्ट टाइम के लिए आपको मिला है, तो वो आपसे सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करेगा, वो आपकी केयर ही दिखाएगा उस टाइम पर। राइट। और बेस्ट अटायर में ही होगा, बेस्ट मेकअप में होगा, परफ्यूम में होगा, बातें भी अच्छी करेगा, सब कुछ वही करेगा। लेकिन वाइफ तो आपको वो ऊपर जूड़ा बनाकर भी, पजामे में भी दिखाई देगी, रोटी बेलते भी दिखाई देगी ना। राइट। तो बाहर वाला जो होता है वो आपसे कम टाइम में मिलता है और बिल्कुल अच्छे से तैयार व्यार होकर या अपना बेस्ट ही पार्ट दिखा रहा होता है आपको। तो मेल्स के जो अट्रैक्ट होने की रीजन होती है वो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग उनकी सेक्सुअल नीड्स होती हैं, इसकी वजह से होते हैं, क्योंकि मेल तो फाइनेंशियली खुद ही इतने स्ट्रांग होते हैं। मतलब मैम आपके पास तो बहुत केसेस ऐसे आए होंगे, सो दिस इज योर ऑब्जर्वेशन कि मेल का फिजिकल नीड की वजह से होता है, उसका रीजन और वाइफ का इमोशनल, उसका रीजन है क्योंकि मेल ना खुद अर्निंग हैंड होते हैं। अच्छा। तो इसलिए उनको ऐसा तो है नहीं कि दूसरी फीमेल का इतना नहीं होता। बहुत ही कम मेल्स, बहुत रेयर ऐसे मेल्स होते हैं जो किसी औरत सिर्फ अमीर है इसलिए उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। हाँ, वो कोई औरत अमीर है सुंदर होने के साथ साथ, वहां पर ठीक है एक अलग से एक्स्ट्रा लाइकिंग होगी, लेकिन सिर्फ वो अमीर है इसलिए अट्रैक्ट नहीं होंगे। औरतें ऐसे हो जाती हैं, सेक्सुअल नीड्स। लेकिन जो औरतें हैं वो इमोशनल नीड की उसने मुझे तारीफ करी। जैसे मैं केस याद आया मुझे, एक लेडी थी, उसका शादी जिस हस्बैंड से हुई, वो ना तो कभी कॉम्प्लीमेंट देता, ना कभी ऐसे सेल्फीज खिंचाकर कोई इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना, और मतलब ऐसे रोमांटिक जैसा कुछ नहीं है कि वैलेंटाइन डे भी आया तो कुछ ऐसा करना, कुछ नहीं, सिंपल। और हस्बैंड बहुत अच्छा है, इतना अच्छा हस्बैड है कि वो खुद कहती है कि देवता समान आदमी है, कि इसको चीट करते हुए मेरा दिल रोता है, लेकिन ये वो आदमी नहीं है जो मुझे चाहिए। कि ये मेरी बच्चों की सारी ज़रूरतें पूरी करता है, हमें ऐशो आराम से रखता है, सब कुछ है, बहुत अच्छा आदमी है, कभी मुझे मारा नहीं, कभी मुझे ऊंची आवाज़ में नहीं बोला, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी लवर नहीं दिखता उसको। लवर नहीं दिखता है उसको। अब उसको एक लड़का मिला जो उन्हीं के एक रिलेशन में था, वो शादी में गए तो वहाँ पर वो मिला। अब वो तो देखते ही अरे वाह तू तो बहुत सुंदर लग रही है, तू तो और दिन पर दिन अच्छी होती जा रही है, तुझे याद है वो वाले कॉलेज के दिन, ये वो, मतलब वो पुरानी बातें भी शुरू कर दी, उसकी बातें शुरू करी जहाँ पर सेंटर वो थी, और उसकी खूब सारी तारीफें करी।
और फिर इस तरह से उनके फ़ोन नंबर एक्सचेंज हुए, फिर वो उसी की बात करता, तारीफ़ करता, मतलब उसको नोटिस करता, हाँ आज क्या पहना, आज क्या खाया, हाँ, कैसा फ़ील कर रही इस है। आदमी को पता है ये क्या करने वाला, मतलब यस, क्या जोन उसको किस में पूरा का लेके जा पूरा रहा है इसको, उसको ज़ोन में हाँ लेकर जोन में गया, ले गया। इतना इमोशनली कनेक्ट कर लिया। और हाँ उसके ना कि चल अपनी एक फ़ोटो खींच कर भेज दे, बहुत देर हो गई तुझे देखे हाँ हुए, आज तो कैसी लग रही है, मुझे ओके, देखना है। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ अब समवन। अब एक बात बताओ, हाँ कोई लड़की को कोई ऐसा बोलेगा या कभी हम्म मिले भी ना, हम्म तो उसको गोद में लिटा लिया, सर दबा रहा है उसका, हाँ उसके हाँ बालों में हाथ फेर रहा है, ला तेरी पोनी बना देता हूँ, कोई तो ओके तेरे बाल ओके भी नहीं ओके, संवारता हो। हाँ अब मतलब ये सारी हेल्दी चीज़ें केयर तो दिखा के दे हेल्दी केयर एंटर इनटू दिखाकर दिस जोन। इतना ज़्यादा वो डीपली कनेक्ट हो गई उससे। अब उसे क्या मिल रहा था, कोई फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहा वो, राइट किसी भी राइट, और तरीके की कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहा, अच्छा चुपचाप से इमोशनल। उनकी जो है ना बातचीत हो रही है। लेकिन अब वो इमोशनली इतना डीपली कनेक्ट हो गई है कि उसे पता है कि मेरा पति बिल्कुल देवता समान है, बहुत अच्छा आदमी है, या पता चल गया तो मेरा परिवार बिखर जाएगा। राइट लेकिन वो राइट एडिक्टेड हो गई है, वो उससे बात करना नहीं छोड़ पा रही है, और मिलने जुलने का सिलसिला इतना बढ़ गया कि वो फिर फिजिकल भी हो गए। अब उसे पता है, अंदर गिल्ट हो रहा है उसे फिजिकल होते हुए, लेकिन इमोशंस इतने हावी हो गए हैं, उसे ऐसा लग रहा है कि यही वो है जो जो मेरा मेरा प्यार राइट, है। हाँ और वो अब एक दोहरी नौव में है, उसको अंदर अंदर से उसका अंतर मन कचोट भी रहा है बुरी तरीके से कि क्या किया, अपने पति को धोखा देना सही नहीं है, लेकिन वो उसी के लिए रोती है, उसी से बात करती है, सब कुछ उसी से चल रहा है। राइट। और मैम इमोशनल चीटिंग तो वहीं शुरू हो जाती है ना, जब आपने बात करनी शुरू कर दी किसी से बिना एग्जैक्टली बताए। ऐसा थोड़ा ना है कि आप फिजिकल हुए तो हाँ आपने चीट तभी किया। चीट किया। आपने अगर किसी से भी इमोशनल लेवल पर हिंट देना, कनेक्ट करना स्टार्ट हाँ किया, आपने वहीं से अपने वहीं से पार्टनर को चीटिंग चीट शुरू करना कर दी। स्टार्ट कर दिया है। राइट। लेकिन अब ये कहती है मेरे हाथ में है ही नहीं, वो मुझसे एक दिन भी बात ना करे, जैसे वो बात कभी कभी नहीं भी कर पाता है, तो कहती मेरा दिमाग मुझे इतना टॉर्चर करता है कि जैसे ना उसने मुझे अब यूज़ कर लिया, मुझे पा लिया, तो वो मुझे छोड़ रहा है। छोड़ रहा है। जबकि वो ऐसा नहीं है, वो अभी भी बात कर रहा है जेन्युइनली, फिजिकल रिलेशन होने के बाद भी कंटिन्यू कर रहा है, और मेरा वो सुकून है। मैं कई बार उसे छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन मैं एक दिन बात नहीं करूँ, 2 दिन बात ना करूँ, तीसरे दिन मेरी वही हालत हो जाती है। मैम आपके लिए कितना डिफिकल्ट है, मतलब दिस इज सो रॉन्ग एज अ सोसाइटी, बट एज अ ह्यूमन शी इज़ फीलिंग गुड विद हिम, तो मतलब आपके लिए कितना अब मुश्किल होगा सलाह देना। बिल्कुल मुश्किल होता है, लेकिन फिर मैंने उसका चाइल्डहुड, उसका शेडो वर्क किया, अच्छा तो पता चला कि वो अभी करंटली कनाडा में रहती है, ओके और इंडिया में ही पंजाब जैसी जगह से है। तो वहाँ पर जो उनका फैमिली था, उसमें बहुत ही ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस थी, कभी उसकी अच्छा तारीफ़ें नहीं मिली, इंडिविजुअली कभी उसके बारे एग्जैक्टली। में बात नहीं की किसी ने, और उसको ये था कि बस शादी हो जाए, तो पति ये पति सब जैसा करेगा। है, जो है जैसा है हाँ वैसे करो, उसकी चॉइस नहीं पूछी गई शादी के लिए। हाँ 19 साल की लड़की की शादी कर दी, और एक मेच्योर आदमी से शादी कर दी, और वो शुरू से ही चंचल, ये अच्छा देखने अच्छा वाली, अच्छा हंसने बोलने वाली, हाँ उसको हंसने बोलने पर डांटा गया। लड़कियां ऐसे नहीं बैठती हैं, ढंग से बैठ, ऐसे नहीं बोलती हैं, ऐसे बाल नहीं बनाती हैं, ऐसे कपड़े नहीं, ऐसे दुपट्टा डाल के रख, उसको इतना टोका गया। और ये भी तो होता है ना अब कि शादी के बाद करना जो करना है, अब वो शादी के बाद सोच रही थी पति प्यार करेगा, वो ये सोच रही तारीफ थी मैं करेगा। कनाडा जा रही हूँ, वही सोच रही ओह थी मैं कनाडा जा रही तो हूँ, तो बहुत ही कनाडा तो अच्छा, ओपन कंट्री है, राइट राइट तो राइट। वहाँ तो मैं अपनी मर्जी से कपड़े पहनूंगी, अपनी मर्जी से रहूंगी। हाँ लेकिन वो कनाडा में भी यहीं की मेंटालिटी के साथ गए, और उनकी फैमिली कनाडा में रहकर भी ऐसे रहती है जैसे पंजाब के कोई छोटे से गांव में रहते पिंड हैं, में रह रहे हो, ठीक है ना। हाँ। तो वो वही पहनना, वैसे ही रहना, जब वो जॉब पर जाती है तो जॉब के कपड़े पहनती है, बाकी घर में वो बिल्कुल ऐसे रहती है जैसे इंडिया में जैसे ड्रेसअप होके हाँ ढक ढक हाँ के ऐसे हाँ रखना हाँ होता हाँ। है। तो कनाडा जाने का ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल ही एक्सपोज कर दो अपने आप को, बट जहाँ जिस देश में आप रहते हो उस हिसाब से तो थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा। आप इंडियन मेंटालिटी के साथ, इंडियन रेस्ट्रिक्शंस के साथ आप वहाँ रह रहे हो, तो वो कहती है मुझे सिर्फ कपड़े और मुझे सिर्फ खाना, ये ज़िंदगी नहीं ये लगती नहीं है। है मेरी, तो उसको बचपन से कभी किसी ने खुलकर जीने नहीं दिया, उसकी प्यार नहीं तारीफ़ें नहीं दिया। करी। अब वो लड़का क्या करता है, वो उसकी खूब तारीफ़ें करता है, वो उसे इम्पोर्टेंस देता है, और वो उसको खुलकर जीने की आज़ादी देता है। वो कहता है कि तेरा कभी भी कुछ मन करा करे, जब तू मेरे पास आती है मिलने के लिए, तो अपने पास ले आया कर, और यहाँ उतनी देर वही पहना कर। ओहो अच्छा अच्छा, यस, ड्रीम बॉय हो गया है तो एग्जैक्टली, बिल्कुल वही वही हो गया है तो ना। मैम ये तो बड़ी मतलब एडिक्शन हो गया ना शैडो उसका। वर्क को सीख के मैनिपुलेशंस भी की जा सकती हैं, अगर देखा जाए तो हैक भी हो सकता है। अगर किसी को आपको जीतना है, उसका आप शैडो समझ लो उसकी कि उसके बचपन में क्या गड़बड़ रही है, तो आप उसके साथ खेल सकते हो आराम बिल्कुल से। जी, जैसे चाकू से फल भी काटा जा सकता है और गर्दन भी हाँ काटी जा सकती है, राइट। इस्तेमाल करने वाले के ऊपर है। तो अगर आप किसी का ये समझ लो कि आज ये पर्सन ऐसा है, बहुत वल्नरेबल है, या बहुत इनसिक्योर है, या राइट बात बात पे गुस्सा करता है, कुछ भी, हाँ इसके हाँ पूरे बैकलिंक्स अगर आप तलाश लो, राइट। आप किसी का फ़ायदा उठा सकते हो।
डार्क अब लेकिन साइकोलॉजी। थेरेपिस्ट तो कभी उठाएगा नहीं नहीं इसका फायदा, उठाएगा, right. लेकिन हाँ बहुत सारे मैनिपुलेटर्स जो इस हाँ, तरीके की बुक्स पढ़ते हैं या इस हाँ, तरीके की वीडियो से समझते राइट। हैं, डार्क साइकोलॉजी तो में यही सब यस सिखाते हैं ना मैम? यस वो वही राइट। तो लोग होते हैं जो इस तरीके से ये टेक्निक सीख कर और लोगों का फायदा उठाते हैं। बिल्कुल। ओके। अब वो लड़का फायदा नहीं उठा रहा उसका, जिस केस को मैं डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि उस लड़के से भी मैंने बात करी है, ओके ओके। तो वो उसका फायदा नहीं उठा रहा, उसका भी अपना चाइल्डहुड ट्रॉमा है। अच्छा, उसका क्या उसका है? भी चाइल्डहुड ट्रॉमा है कि उसके पेरेंट्स जो थे वो डाइवोर्स हो गया था जब वो 9 साल का था। अबंडमेंट इश्यूज। तो यस, तो उसके जो है ना वो रहा अपने फादर के साथ, क्योंकि मदर ने उसको रखने से मना कर दिया, तो उसको फीमेल का कभी प्यार बॉन्ड मिला नहीं। अच्छा, ये बड़ा प्यार देती है, और बड़ा ये थोड़ी bond बड़ी करती भी है बड़े उससे? रिस्पेक्ट से बात करती है। एज में भी बड़ी है? यस, एज में भी 3 साल बड़ी है उससे। तो उसको वो थोड़ा मदरली टच बिल्कुल, उसको ना वो मिलता है प्यार। तो यहाँ पर ना हमें समझना होगा कि दोनों ही एक दूसरे से अटैच हैं, क्योंकि दोनों के अपने अपने इश्यूज हैं और दोनों अभी हील नहीं हुए थे। ओके। तो दोनों को एक दूसरे से वो सप्लाई मिल रही है जो वो कब से क्रेविंग थी उनकी। तो अब किसी तड़फते को जो भी मिल रहा है और वो मिल रहा है जो उसे लग्जरी लग रहा है, राइट वो कैसे छोड़ेगा? राइट। तो सारी रियलिटी उन्हें पता है। ओके। तो आपके रैशनल ब्रेन को सब कुछ पता होता है, लेकिन जब आपके ऊपर इमोशंस हावी होते हैं तो टेम्परेरी आपका रैशनल ब्रेन काम करना बंद कर देता है। और आप जब तक कोई बुरे परिणाम सामने ना आ जाए तब तक आप जो है ना अपने आप को वहाँ से अलग कर ही नहीं सकते। ओके। क्योंकि अभी घर में पता नहीं चला है, हाँ। तो अभी तक तो ये सब चीज़ें चल रही है। तो वो मेरे से कंसल्ट क्यों करना शुरू किया ओके। कि मेरे को गिल्ट आ रहा है कि मैं अपने Okay. हस्बैंड को चीट कर रही हूँ, Right, तो मैं right. इस गिल्ट को कैसे रिलीज करूँ? ओह, अब ये गिल्ट तब तक नहीं जाएगा ना जब तक आपको पता है कि भाई मेरा हस्बैंड हाँ, वैसे इतना हाँ, अच्छा है, राइट और आप ये भी कर रहे हो, राइट। क्योंकि आपको बचपन से क्या सिखाया गया है कि आपको जैसा भी पति है उसके साथ रहना है, हाँ हाँ, उसको ही सब कुछ मानना है, ठीक है। और देखती आंखों वो अच्छा भी है, हाँ, तो आपके अंदर तो गिल्ट आएगा ही जब आप इस तरीके से काम कर रहे हैं। ओके तो उसको मैं वही चीज़ समझा रही हूँ कि ओके। आपको एक तरफ अपना माइंड सेट करना पड़ेगा, और अगर आपके हस्बैंड इतने अच्छे हैं और आपने फैमिली स्टार्ट कर दी, आपके हाँ, बच्चे भी हैं, हाँ, तो आप धीरे धीरे अपने हस्बैंड में अपना प्यार ढूंढो, और धीरे धीरे ही सही उनकी बिना ओरिजिनलिटी को छेड़े हुए आप थोड़े थोड़े उनके अंदर शौक डेवलप करो। ओके। आपके यही तो शौक है ना। मैंने पूछा हाँ, आप कितना कॉम्प्लीमेंट देते हो? हाँ, कह रहे जब वो मुझे नहीं देते तो मैं भी नहीं देती। तो मैंने बोला आप कॉम्प्लीमेंट हाँ, देना शुरू करो, ताकि उन्हें पता तो चले कि कॉम्प्लीमेंट मिलता का है तो कोई कैसा सिस्टम फील भी होता है, है। राइट। आप So- उनके साथ फोटो लेना कि आज आप Right. बहुत अच्छे लग रहे हैं, हैंडसम, मैं आपके साथ एक फोटो लेती हूँ। आप धीरे धीरे उनको शौक लगाओ। Right, जरूरी right. नहीं कि वो आपकी तरह शौकीन हो जाएंगे, हाँ। लेकिन इतना तो हो ही जाएंगे ना कि आपको वो चीज़ जो अभी इतनी हाँ, ज़्यादा कमी हाँ, महसूस होती है right. वो कमी महसूस नहीं होगी। Right. लेकिन आप शादी कर नहीं सकते क्योंकि आपका हाँ, बच्चा भी है, हाँ। आप छोड़ नहीं सकते, आप और ज़्यादा परेशान होते ओके। रहोगे। सो मतलब चीटर्स का भी एक ना एक पास्ट है, एक इनर चाइल्ड वोंड ज़रूर है जो बिल्कुल चीट है। कर रहे रिलेशनशिप में। एंड जो लोग इसके मतलब शिकार हैं, अगर आपके पार्टनर्स चीट कर रहे हैं और आप देख रहे हैं, तो यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड द शैडो बिहाइंड दिस सिचुएशन एंड यू माइट रिजॉल्व योर इश्यूज लाइक दिस। कोई भी इंसान बुरा नहीं होता कभी भी, लेकिन ना उसके अंदर जो भी उसके एक्सपीरियंसेस पड़े हुए होते हाँ हैं, हाँ, जैसा उसको हाँ, एनवायरनमेंट मिला होता है, right. वो उसे वैसा बना देते हैं। ओके ओके। अगर हम एक बुरे से बुरे इंसान को भी मौका दें, उसे सुने, उसके साथ बैठें और उसे समझें, तो हमें पता चलेगा कि उसके अंदर एक अच्छा इंसान पहले से मौजूद था, ओके जिसे कभी किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, कभी फ्रंट पे नहीं लाया, और Okay. जो वो बुरा इंसान बनता चला गया है या जो गलतियां करता गया उसको ही बार बार हमने रीइंफोर्स किया। ओके। सो इनर जिसकी चाइल्ड वजह वर्क, से वो उसकी जो खराब वाली हाँ, आइडेंटिटी हाँ, वो इतनी स्ट्रांग हो गई, उसे हाँ, लगने लगा कि यही मेरी रियलिटी है, राइट। जबकि उसकी अंदर एक उसका एक अच्छा वाला जो सेल्फ है ना वो भी है, लेकिन इतने एफर्ट्स किसी ने कभी डाले ही नहीं डाले ही नहीं, राइट। कि वो उसकी इमेज को चेंज करने में उसकी हेल्प कर सके। राइट। सो इनर चाइल्ड को समझना लाइफ चेंजिंग हो सकता है। सो मैम मैं आपसे ना क्विकली जानना चाहूँगी कि कुछ चीज़ें हमें दिखती हैं लाइफ में, कुछ पर्सनालिटीज़ होती हैं, तो उनका इनर चाइल्ड वुंड क्या हो सकता है? क्विकली जस्ट लाइक अ रैपिड फायर राउंड। जैसे जो परफेक्शनिस्ट होते हैं, बहुत ओवरडू करते हैं हर चीज़ को, तो उनको बचपन में बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला होता है गलतियां करने पर। उनको ऐसा लगता है मुझे सब चीज़ें फिक्स करनी है, सही करनी है, क्योंकि वो पेन को री एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते। ओके ओके। सो द ओवरली इमोशनल वन, जो हर बात पे रो पड़ता है और हर डिसीजन को इमोशंस के साथ जोड़ के लेता है, प्रैक्टिकल नहीं होता बिल्कुल भी। इमोशनली डिप्राइव्ड लोग होते हैं ऐसे, जिनकी अच्छा। इमोशनल नीड कभी पूरी नहीं हुई भी होती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा ओवरली इमोशनल हो जाते हैं। अच्छा, उनको प्यार नहीं, बचपन में इमोशनली अवेलेबल पेरेंट्स नहीं थे मे बी।
बहुत ही एक एंग्शियस पर्सनालिटी उनकी बन जाती है। Okay. और जिसमें कि वो ये सोचते हैं कि मेरे इमोशंस हर्ट होने पे कितना बुरा फील होता है, इसलिए मैं किसी को तो नहीं ऑन किसी को करूँगा। हर्ट नहीं करूँ, तो पीपल प्लीजिंग उसमें भी चले जाते हैं। और Hmm. खुद भी इनसिक्योर होते हैं ना, कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरे को प्रोटेक्शन देकर अपनी शील्ड तैयार करते हैं कि अगर मैंने अच्छा। इसके लिए किया तो ये भी कल को मेरे लिए करेगा। करेगा। तो वो अपना ही एक ऐसा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क प्रिपेयर करने की अच्छा। कोशिश करते रहते हैं लगातार। ओके ओके। सो द इमोशनली अनअवेलेबल मदर और फादर, ये कैसे बच्चे रहे होंगे? जिनके पेरेंट्स इमोशनली अनअवेलेबल थे। ओके। आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि इमोशनली अनअवेलेबल मदर फादर हो। हाँ, अगर किसी की मदर इमोशनली अनअवेलेबल है बच्चे के लिए, तो वो ऐसी क्यों है? उसका चाइल्ड क्या था? ओके, सो उसके भी पेरेंटिंग में ज़रूर यही फॉल्ट रहा होगा कि उसके अच्छा। पेरेंट्स अवेलेबल नहीं रहे होंगे, तो उसको Okay. लगता ही नहीं कि बच्चों को इमोशनल नीड की कोई ज़रूरत होती है। ओके। एंड द ओवर कंट्रोलिंग मदर, जिसको लगता है कि मेरी ज़िंदगी, मेरे बच्चों की ज़िंदगी मेरे लिए, मतलब मुझे ही पकड़ के रखनी है हमेशा, चाहे उनकी शादी भी हो जाए उसके बाद भी। मेनली ऐसा होता है कि जिस इंसान के हाथ में कभी कुछ कंट्रोल ना रहा हो, अच्छा। तो वो ऐसा बन जाता है कि अब मेरे को सबको कंट्रोल करके रखना है। ओके। और दूसरा इसमें ये भी होता है कि अगर उसने खुद देखा हो कि उसकी लाइफ हमेशा कंट्रोल रही है, तो वहाँ से भी वो मैसेज रिसीव कर सकता है कि पेरेंट्स तो कंट्रोल में रखते ही हैं। अच्छा। ओके ओके। सो द हाईली इनसिक्योर वाइफ या हस्बैंड, जो बहुत ही इनसिक्योर है, मतलब पति ने किसी से हंस के बात भी कर ली तो वो एकदम ट्रिगर हो जाएगी। फियर ऑफ अबेंडनमेंट, कहीं ये मुझे छोड़ ना दे। अच्छा, ये उसके पास ना चले जाए, Yes. उससे रिलेशनशिप में ना आ जाए। ओके। सो आई हैव अ फ्रेंड जो, मतलब उसके हस्बैंड अगर हंस के बात भी कर लेता है, वो एकदम बौखला जाती है। सो शी हैज़ उसको दिस। इनसिक्योरिटी है। ऐसे लोगों ना कई बार अपने आप की भी सेल्फ इमेज बहुत अच्छी नहीं होती है। उनको ऐसा लगता है कि मुझसे तो बेटर बहुत सारे लोग हैं, और कोई भी मुझसे बेटर मिल गया तो तो ये मुझे भाग छोड़ जाएगा। देगा। ओके ओके। सो द वन हु इज़ वेरी स्वीट ऑन फेस, और उनके पलटते ही वो सबकी बुराई करते हैं, ये कौन है? ये ऐसे लोग होते हैं जिनको ना कभी भी एक्सेप्टेंस एप्रिसिएशन नहीं भी मिला होता, तो इन लोगों के अंदर ना खुद की बहुत छोटी सेल्फ इमेज होती है। अच्छा। तो ये लोग एक्चुअली जेलस लोग होते हैं, जो दूसरे के मुंह पर बहुत ओवरली स्वीट बनेंगे और फिर उसके बाद एकदम गॉसिपिंग स्टार्ट कर देंगे। तो ये अपनी जेलसी को, अपनी इन्फीरियरिटी को एडमिट तो करते नहीं हैं। तो ये क्या है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी इमेज को बहुत स्ट्रांग दिखाने के लिए दूसरे को एडमायर करेंगे, अच्छी सी बातें करेंगे, लेकिन अंदर से तो ये बहुत जेलस हैं, बहुत इनसिक्योर लोग हैं, इन्फीरियर हैं। राइट। तो ये ना फिर ऐसे ही गॉसिपिंग स्टार्ट कर देंगे। अच्छा। ओके। एंड द वन हुज लाइक अब्यूजिव हस्बैंड, जो मारपीट करते हैं, उस तरह के लोग? इनके अंदर बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड एंगर होता है, ओके। क्योंकि बचपन में अगर इन्होंने इस तरीके का कोई भी वॉयलेंस देखा है, उसमें गुस्सा तो आता है, क्योंकि कोई बच्चा तो ऐसा नहीं होता ना, तो वो दबा हुआ गुस्सा होता है। तो कई बार ऐसा मैसेज रिसीव कर लेता है पर्सन कि जैसा मैंने देखा है वही राइट है, ऐसा ही करना है। और कई बार ऐसा वो कर लेता है कि जो दबा हुआ गुस्सा था तब मैं हेल्पलेस था, लेकिन अब मुझे जो है ना अपनी डोमिनेंस दिखानी है। ओके ओके। और कुछ लोग बहुत एग्रेसिव वे में नहीं, पैसिव वे में भी एग्रेशन दिखाते हैं। अच्छा। जैसे साइलेंट ट्रीटमेंट की हम बात कर बदला रहे थे अभी। लेना। हाँ, साइलेंटली जो है ना एक अच्छा। अपना जोन बना लेना। ओके ओके। एंड द वन हु इज़ वेरी एरोगेंट, घमंडी? हाँ, ये लोगों की ना एक फेक सेल्फ इमेज होती है, इसको कहते हैं फेक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है इनका। ओके। जो अपनी एरोगेंस ऐसे दिखाते हैं कि होते कुछ नहीं है, ये अंदर से बहुत खोखले हॉलो पर्सन होते अच्छा। हैं, लेकिन ना ये अपना वल्नरेबल सेल्फ किसी के सामने दिखाना नहीं चाहते हैं। ओके तो ये इस तरीके से अपनी एरोगेंस का कवर लगा लेते हैं, मास्क लगा लेते हैं बेसिकली। ओके ओके। तो एरोगेंस कोई रियल इमोशन नहीं है, किसी का भी नहीं हो सकता? कोई भी पर्सन इतना एरोगेंट नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ हाइड करने की कोशिश कर रहा है, वो अपने आप को एक पावर स्टेट में दिखाने की कोशिश कर रहा है। ओके ओके। एंड द वन हु इज़ कावर्ड, कायर? जो भी कॉवर्ड लोग होते हैं, उन्होंने जब भी कभी कुछ भी ब्रेवरी दिखाई तो उनको हमेशा क्रिटिसाइज़ किया गया कि इसमें कौन सी बहादुरी की बात है, ये तो कोई भी कर लेगा, ये तो कोई भी कर लेगा। तो उन्होंने फिर इस तरीके के स्टेप्स लेनी बंद कर दिए, और धीरे अच्छा, धीरे बचपन में ये सब हुआ है उनके साथ? धीरे धीरे वो कावर्ड होते चले जाते हैं। या फिर बचपन में बहुत डराया जाए, नहीं ये मत करो, ये मत हाँ, करो? उस बात पर भी आ रहे हैं। एक तो मेन रीज़न ये होता है कि अगर किसी ने भी कुछ भी ब्रेवरी का एक्ट किया गया, उसे कभी अप्रिशिएट नहीं किया गया और यही हमेशा क्रिटिसाइज़ किया, इसमें कौन सी बात है। और इसका दूसरा ये भी होता है कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा डराया गया हो तो भी वो ऐसा बन जाता है। हमेशा याद रखिए, साइकोलॉजी में हम हमेशा कहते हैं कोई भी चीज़ दो तरीके से होती है। जैसे मैंने आपको जब मदर इन लॉ का एग्जांपल दे रही थी कि मेरी मदर इन लॉ के कुछ वुंड्स थे,
तो उन्होंने वहाँ पर ये डिसीजन लिया कि मुझे इसको ब्रेक आज़ादी करना देनी है, है। राइट। वो ये भी सोच सकती थी कि जैसा हमारे साथ हुआ ऐसा ही होता है। ओके। तो ऐसे ही अगर किसी ने अपने घर में हाँ। मारपीट देखी है हाँ। तो वो इसी को ही आगे कंटिन्यू भी कर सकता है, राइट। या वो वहाँ पर ये डिसीजन भी ले सकता है कि मुझे ये सब चीज़ें तमाशा बंद करना है, ओके अब नहीं होना। सो दैट हैपेंस तो विद अ ऐसे कावर्ड ही आल्सो। हाँ, या तो किसी को बहुत डराया गया हो हाँ, इसलिए वो ऐसा बन गया, हाँ। या जब भी उसने कुछ भी इस तरीके से स्ट्रॉन्ग कोई स्टेप लिया उसे अप्रिशिएट ना किया गया हो, ओके। तब भी वो ऐसा बन सकता ओके, है। ओके। तो इसके दोनों रीज़न होते हैं। अच्छा, हाँ। राइट, ठीक है मैम। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है पर्सनालिटीज़ को डिकोड करना। और मैम आई विल जस्ट टेक द फाइनल क्वेश्चन विद यू कि आप लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि एक हेल्दी इमोशनल वेलबींग के लिए क्या करना चाहिए हम लोगों को? कोई डेली प्रैक्टिस है या कुछ जो हम कर सकें? देखिए, सबसे अच्छा होता है जर्नलिंग करना। ओके। जर्नल ना हमारे बेस्ट फ्रेंड की तरह रोल प्ले करता है, और उससे हम जब चाहें तब बात कर सकते हैं। तो हर एक इंसान को ना अपना एक जर्नल मेंटेन करना चाहिए। ओके। जब आपका दिन एंड हो रहा हो तो रात को सोने से पहले 15 मिनट अपने साथ निकालिए, और आज आपने कैसा फील किया, क्योंकि इतने सारे इवेंट्स हुए, सारे इवेंट्स तो आप डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते, राइट। लेकिन ओवरऑल आपकी फुल डे की फीलिंग कैसी रही, आप मोस्ट ऑफ द टाइम डे में कैसा फील कर रहे थे, उन फीलिंग्स को आप ज़रूर लिखिए। ओके। कि आज मैं एंग्शियस फील किया, मैं सैड फील किया, हैप्पी फील किया, कंफ्यूज फील किया, जो भी आपने फील किया उसे लिखिए। तो सबसे पहले तो अपनी फीलिंग्स को डॉक्यूमेंट कीजिए। अब मैंने ऐसा फील क्यों किया, ये एक प्रॉम्प्ट अपने आप को दीजिए कि मैंने अपने ऐसा क्यों फील किया। क्योंकि स्टोरी भी तो समझना बहुत ज़रूरी है ना। तो फिर जब आपको पता चलेगा कि मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम ये फील किया और इसके पीछे का कारण ये था, तो आप सेल्फ अवेयर हो गए। हाँ, ठीक है, कि मैंने क्या फील किया, मैंने ऐसा क्यों फील किया। ठीक है, अब आप ना अवेयर हो गए। हाँ, अब यहाँ पर सेल्फ अवेयरनेस से अच्छा, मुझे बेटर फील करने के लिए या जो भी आप इमोशन फील करना चाहते हैं, मुझे क्या अलग करना होगा। अच्छा, तो जो आपने फील किया, जैसे अगर आपने सैड फील किया और सैड के ऑपोजिट आप अगर हैप्पी फील करना चाहते हैं, चलिए हैप्पी भी नहीं, अगर आप काम फील करना चाहते हैं, नॉर्मल फील करना चाहते हैं, जो भी आप फील करना चाहते हैं, उस इमोशन को चूज कर लीजिए। राइट राइट राइट। और फिर अगर मुझे हैप्पी फील करना है, तो हैप्पी फील करने के लिए मुझे अपने करंट जो सिचुएशंस है उसमें क्या चेंज करना है, अपने एक्शंस में क्या चेंज करना है मुझे, अपने एनवायरनमेंट में क्या चेंज करना है मुझे, कैसे मेरा हैप्पी रहने का गोल पूरा होगा। तो उसकी एक स्क्रिप्ट लिख लीजिए कि उसमें मुझे क्या करना चाहिए। यस, अब आपके पास एक पूरा प्लान है, और जब हमारे दिमाग के पास एक पूरा प्रॉपर प्लान होता है तो हम इजीली एक फ्लो स्टेट में आगे बढ़ जाते हैं। ओके, इस तरह से आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना है। ये ज़िंदगी भर का काम नहीं है। ओके, ये आपको एटलीस्ट 90 डेज तक करना है। 90 डेज के टाइम में आप जो है ना पूरी तरीके से प्रोग्राम हो जाएंगे। ओके ओके, क्योंकि हमारे अंदर जो भी पास के ट्रॉमास पड़े होते हैं, जो भी पेनफुल मेमोरीज पड़ी होती हैं, वो सब ना सोमेटिक एक्सपीरियंसेस रिलीज करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि ऊपर का माइंड तो हर दिन बदलता रहता है। आपने आज कोई वीडियो देखी, कोई बुक पढ़ी, किसी से बात करी, आप चेंज हो गए। आपको ऐसा लगेगा कि मेरा ट्रॉमा एकदम रिलीज हो गया। आपको ऐसा लगेगा मेरी फीलिंग एकदम चली गई, नहीं गई। आपको अभी शॉर्ट टर्म के लिए लग रहा है, लेकिन जो आपकी सोमेटिक एक्सपीरियंसेस है, यानी कि जो बॉडी ने एक्सपीरियंस कर रखा है, जब आप दोबारा उस जगह में जाएंगे, उस सिचुएशन में जाएंगे, उस पर्सन के साथ जाएंगे, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली वैसा रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर देगी। राइट, और आपको लगेगा यार मैं तो कभी हील ही नहीं हो सकती, तो रिलैप्स हो रहा है, ये तो बार बार मेरे साथ ऐसा हो रहा है, यानी कि ये हीलिंग तो पॉसिबल नहीं है। जबकि ऐसा नहीं होता। तो आप या तो आप थेरेपिस्ट के पास जाइए, थेरेपिस्ट आपके सोमेटिक एक्सपीरियंसेस को भी वो करेगा और आपके रैशनल ब्रेन को भी रीप्रोग्राम करेगा, आपके अंदर जो भी पास्ट पेनफुल चीज़ें हैं उसको रिलीज करेगा। नहीं तो आप जर्नलिंग करके अपने आप को पहले रिलीज करिए। 90 डेज तक आप डेली लिखिए। 90 डेज तक आपको डेली लिखना है। इतना टाइम हमारे माइंड को लग जाता है बॉडी से कोऑर्डिनेट कर उन सारी चीज़ों को रिलीज करने में और प्लस रीप्रोग्राम होने में। तो आपने पहले लिखा मेरे को भी करंटली क्या फील हो रहा है, क्या हुआ, क्यों फील हो रहा है, मुझे क्या फील करना है, और वो फील करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मतलब अपने अंदर क्या बदलाव करने होंगे। राइट। अब पता चला कि मेरे को रोज रिग्रेट होता है कि मैं ना आज फिर 10 बजे उठी हूँ और मुझे उठना है 7 बजे। तो अब मुझे क्या करना होगा ना इसके लिए कि ताकि मुझे रिग्रेट फील ना हो। मैं रिग्रेट फील के बजाय क्या फील करना चाहती हूँ, मैंने सोचा कि मुझे रिग्रेट फील नहीं करना, बल्कि मुझे अपने ऊपर प्राउड फील करना है कि हाँ मैंने जो सोचा था वो मैंने कर लिया। तो अब पहले तो मुझे पता है कि मुझे क्या फील करना है, और फिर मुझे वो फीलिंग करने के लिए, मुझे फीलिंग को फील करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यानी कि अपने गोल को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो फिर मैं वहाँ पर लिखूँ कि अच्छा मुझे 7 बजे उठने के लिए मुझे
अलार्म लगाना है और अलार्म लगाते ही फिर मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जैसे ही मेरा अलार्म रिंग करेगा मैंने बेड से उतर जाना है और सीधा वॉशरूम की तरफ जाना है। ओके। ताकि मैं वहाँ जाकर फ्रेश होना स्टार्ट कर दूँ, अपना फेस वेस धोना स्टार्ट कर दूँ और मेरा वो टारगेट पूरा हो जाए। राइट। तो जैसे ही वो टारगेट पूरा होगा तो क्या होगा, मेरे अंदर डोपामिन रिलीज होगा जो मुझे किक देगा, कॉन्फिडेंस देगा और मुझे एक प्राउड वाली फीलिंग देगा, गोल अचीव्ड। ओके। तो आप इस तरह से अपने आप को ट्रेनिंग जैसे बच्चे को ट्रेनिंग दी जाती है ना छोटी छोटी चीज़ों से। राइट। जब आप 90 डेज तक लगातार ये करेंगे, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, वो कुछ भी हो सकता है। तो उससे क्या होगा कि आपका ब्रेन ना ट्रेन हो जाएगा और ये फिर आपको पेपर पेन पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वैसे भी प्रोग्राम हो जाएंगे करने के लिए। आप सेल्फ अवेयर रहेंगे, जो हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में बात करी थी, सेल्फ अवेयरनेस की। आप अवेयर रहेंगे हर दिन की एनर्जी के बारे में भी। जैसे आपकी एनर्जी डिप्लीशन की तरफ जाएगी, आप तुरंत उसको फिर से चार्ज कर लेंगे। और आप जब हर दिन इमोशंस लिखेंगे तो आप अपने कुछ ना कुछ चाइल्डहुड की ट्रॉमास भी शायद याद कर लें, कभी कोई और ट्रिगर्स की बात भी लिख देंगे। हाँ, आपको खुद आ जाएगा, लिंक बनाना जाएगा। इसके लिए ना हम शैडो वर्कशीट कराते हैं। ओके। और जिसकी ना मैंने वीडियो भी बनाकर अपने चैनल पर डाली हुई है, मैं टैग कर दूंगी। हाँ, कोई भी अगर उसे देखेगा रेफर की कैसे शैडो वर्क करना है। उसमें 9 सेक्शंस होते हैं और हर सेक्शन में 4 क्वेश्चंस होते हैं। ओके। तो उनके आंसर लिखने के बाद आप डिटेल में अपना पूरा स्ट्रक्चर बना लेंगे। ओके। और उसके बाद आप जो है ना पूरा का पूरा अपने ऊपर काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है। तो शैडो वर्क सीखने के लिए एक वीडियो है मैम की, वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उसको ज़रूर देखें, सो दैट यू कैन वर्क ऑन योर शैडो, ऑन योर इनर चाइल्ड, योर सेल्फ विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपर्ट। एंड मैम, मुझे लगता है इतनी सारी जो हमने बातें की, एक क्रक्स अगर मैं समझूँ तो एज अ अडल्ट हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम कैसे बच्चे जो हैं आगे सोसाइटी को देने वाले हैं, क्योंकि यही बच्चे जाके आगे या तो अच्छे इंसान बनेंगे या मैनिपुलेटर्स बनेंगे या चीटर्स बनेंगे या फिर बहुत अच्छे फादर, बहुत अच्छे मदर। ये सब शायद कहीं ना कहीं पेरेंट्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आज जो अडल्ट्स हैं, अगर हमें अपने ऊपर भी काम करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। हम आई थिंक गोल्डन एरा में है जहाँ पे इन्फॉर्मेशन हमारे पास सारी है। वी हैव दी ऑप्शन कि हम अच्छे बच्चे रेस करें, अपने आप को भी हील करें, जो जनरेशनल ट्रॉमास हैं हमारे पास उसको हम ब्रेक करें और आगे की जनरेशन को वो ना दें, सो दैट जो चीज़ें हमने डिस्कस की कि इतने तरह के बुरे लोग हैं वो हम आगे ना बनाएं सोसाइटी के लिए। सो मैम, एनी क्लोजिंग कमेंट्स फॉर द ऑडियंस? बिल्कुल, पेरेंट्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और यहाँ मैं पेरेंट फिगर में उन सब लोगों को इंक्लूड कर रही हूँ जो भी बच्चे की परवरिश में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। इसमें पूरी फैमिली ही आ जाती है, टीचर्स भी आ जाते हैं, क्योंकि बचपन में आपकी कही भी बातें या जो भी आपने उन्हें एक्सपीरियंस दिए हैं वो लाइफ लॉन्ग उनके अंदर उनके इनर चाइल्ड के रूप में रहते हैं। और बहुत ही कम लोग ऐसे फॉर्चुनेट होते हैं जो अपने इनर चाइल्ड पर बहुत अच्छे से काम कर अपने इश्यूज से बाहर आ जाते हैं, अपने आप को हील कर लेते हैं। वरना लोग सफ़र करते हुए ज़िंदगी गुजारते रहते हैं और कभी हील नहीं हो पाते। और वो लोग जो खुद ही तड़फ रहे हैं, दुख में है, आप सोचो ना, जिसके पास दुख है वो दुख ही बांटेगा, जिसके पास सुख है वो सुख ही बांटेगा। तो कोई ना कोई तो चेन को ब्रेक करने वाला होगा। तो अगर ये गलती हो चुकी है तो अब उस गलती को सुधारने के लिए एफर्ट्स डालिए। और अगर आप गलती करने वाले मोड़ पर हैं तो वहीं पर अपने आप को सुधार लीजिए, क्योंकि पेरेंट बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। ऐसे ही नहीं आप ना एक ब्लाइंड गेम खेल सकते हो, क्योंकि बच्चों की बड़ी पूरी लाइफ आपके हाथों में है। और हमारे पास 2 जिम्मेदारी है, अपने ओल्ड पैटर्न्स को ब्रेक करना है और आगे वालों को वो देने ही नहीं है, उनको भी अच्छे से रेस करना है और खुद की लाइफ को भी एक परफेक्ट। सिंपल सा अगर मैं क्लोजिंग आपको बताऊं ना कि हर दिन आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए। ओके। और अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से सिर्फ देखिए। ओके। अपने एक्सप्रेशंस, आपको अपने खड़े होने के तरीका, आपकी बॉडी लैंग्वेज ना आपको बहुत सारे मैसेजेस देती है। ओके। आप जब अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं मिरर में, आप अपने आप से आई कांटेक्ट मेंटेन करके अपने आप से डीपली कनेक्ट हुए और ऐसे अपने इनर सेल्फ से बात कीजिए कि जैसे वो आपकी आइडेंटिटी आपके सामने है। और फिर उससे पूछो, जैसे फॉर एग्जांपल डिसीजन लेने में दिक्कत आती है कि क्विकली डिसीजन लेने में क्या डर लगता है। सवाल सही पूछोगे तो जवाब भी आएगा। वो आपसे बात करता है। तो जब आप ना उससे बात करेंगे तो वो आपको जवाब देगा। डिसीजन गलत हो गया तो लोग हंसेंगे, पैसों का नुकसान हो जाएगा, है ना, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, कुछ तो वो बोलेगा ही ना आपको। वो जो बोल रहा है ना उसे सुनो, एकदम से उसकी बात मत काटो। जब वो चुप हो जाए, 2, 4, 5, 10 सारे रीजन आने बंद हो जाए, उसे सुनो, फिर उसको अच्छी तरह से प्यार से सहलाओ, समझाओ कि हाँ ये सारी इनसिक्योरिटीज़ हैं, पास्ट में से एक्सपीरियंस हुए या ऐसा देखा किसी ने बताया, हाँ मेरे को सब समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, अभी हम ना इसको मिलकर वर्कआउट करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो फियर है ना वो ऐसे चला जाएगा। पूरी प्लानिंग करो उसकी लिखकर और उससे धीरे धीरे उसकी रीपेरेंटिंग करो। तो एक कॉन्सेप्ट होता है रीपेरेंटिंग। लास्ट एपिसोड में भी एक टेक्निक सिखाई थी कि लेटर लिख के आप सोइए, आई
पुट द एपिसोड लिंक, यू कैन गो एंड चेक आउट दैट लेटर लिख as सकते well. हैं, हम हिप्नोथेरेपी से सॉल्व करते हैं, बहुत सारी तरीके से सॉल्व Right, करते हैं, right, तो इस right, तरह से right. रीपेरेंटिंग करनी है राइट आपको, राइट राइट मैम, और बहुत रोज सारी मिरर से बातें बात हैं. करें। राइट 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 जी मैम, बहुत सारी बातें हैं, आपसे बहुत कुछ सीखने को हमें पहले भी मिला है, आगे भी मिला है. वी होप दैट यू कम अगेन फॉर आवर ऑडियंस, बिकॉज योर एक्सपीरियंस एंड योर एक्सपर्टीज हैव हेल्प्ड अ लॉट ऑफ पीपल. बहुत सारे लोग आपकी वीडियोस देख के हील हो रहे हैं. आपके क्लाइंट्स तो हैं ही, बट आप जो फ्री में इन्फॉर्मेशन हम सबको देती हैं, वी आर रियली थैंकफुल फॉर दैट. आई टैग दी प्रीवियस एपिसोड, मैम की वीडियो लिंक्स भी मैं डाल दूंगी, जहाँ पे आप इनर चाइल्ड हीलिंग पे काम कर सकते हैं खुद ही. मैम, थैंक यू सो मच फॉर दिस इन्फॉर्मेशन एंड योर टाइम. आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस कंटेंट को यहाँ तक देखा है तो मुझे उम्मीद है कि आपको आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन ज़रूर मिला होगा. तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करें. इससे हमारी टीम को बहुत मोटिवेशन मिलती है, ताकि हम आपके लिए और बेहतर गेस्ट और कंटेंट ला सकें. थैंक यू सो मच.